चलिए भाई, लास्ट क्लास में हमने एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को तो टाइम बुला दिया था। चैप्टर अमीन कपलिंग रिएक्शन बाकी है। आज ही लौट के चैप्टर अमीन के अंदर कपलिंग रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है भाई, खत्म हो जाएगा कल के बाद, एक दिन और चाहिएगा। कपलिंग रिएक्शन खत्म करना है तो अभी दो क्वेश्चन करके कर दूंगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आखिरी के टॉपिक जो थे वो बेहद इंपॉर्टेंट थे। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तबीयत से पढ़ाए हैं भाई। चलिए देखिए, कपलिंग रिएक्शन की बात करेंगे। ये आमीन्स की सॉरी डाइजोनियम सॉल्ट की तीसरी रिएक्शन थी। पहली रिएक्शन हमारे सामने थी रिप्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा आया था आपके सामने रिडॉक्स रिएक्शन, और तीसरा था कपलिंग रिएक्शन। आपने जगह छोड़ रखी है, अगर नोटबुक बदल गई है तो अलग बात है, अगर नोटबुक वही है तो कपलिंग रिएक्शन के लिए जगह बची हुई है। इसमें देखिए, सबसे पहले रिएक्शन करवाई जाएगी फिनोल के साथ। किसके साथ करवाई जाएगी? फिनोल के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी डाइजोनियम सॉल्ट की। ये जो रिएक्शन हमारे सामने रहेगी लो टेम्परेचर पर ही रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं अगर टेम्परेचर आपने गलती से बढ़ा दिया तो N2 गैस क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस की रेंज में ही टेम्परेचर यहां रखना है। रिएक्शन इज कैरिड आउट इन स्लाइटली बेसिक मीडियम, ऐसे लिख देता है कई बार, स्लाइटली बेसिक मीडियम। स्लाइटली बेसिक मीडियम के अंदर लिख देता है, या कई बार लिख देता है OH माइनस। देखिए ध्यान से समझेंगे भाई, ये हमारे सामने रिएक्शन है। गौर से देखिए, डाइजोनियम सोल्ट जो आपका है, जो कि एक क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल तो है, लेकिन कैसा इलेक्ट्रोफाइल है? वीक इलेक्ट्रोफाइल है, बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल है। अगर इसमें आपको यह जानना है कि कौन सा नाइट्रोजन इलेक्ट्रोडेफिशिएंट है, तो आपको पता होना चाहिए ये वाला नाइट्रोजन इलेक्ट्रोडेफिशिएंट नहीं है। इसके कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 4। अगर रियलिटी में आप जानना चाहते हैं, रियलिटी के अंदर, तो ये वाला जो नाइट्रोजन हमारे सामने है, ये वाला नाइट्रोजन इलेक्ट्रोडेफिशिएंट है। क्लियर? ये जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है। इसने तो 4 बॉन्ड बना रखे हैं, अपना इलेक्ट्रॉन दे रखा है। आप देखो, अगर ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दे तो कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो जब बॉन्ड बनाएगा तो इस नाइट्रोजन से बनाएगा कि इस नाइट्रोजन से? कौन से वाले नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा? ये माइनस इस पर था। जब ये बॉन्ड बनाएगा तो इससे बनाएगा या इससे बनाएगा? ये वाला नाइट्रोजन। क्लियर? रिएक्शन इज कैरिड आउट इन स्लाइटली बेसिक मीडियम। यहां पर पीएच जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमसे नहीं पूछेगा। पीएच रेंज जो रखनी होती है वो अप्रोक्सीमेट 9 के आसपास रखी जाती है। पीएच जो रेंज है वो अप्रोक्सीमेट कितनी रखी जाती है? 9 के आसपास रखी जाती है। एनसीईआरटी ने तो क्या किया है? एनसीईआरटी ने OH माइनस लिख दिया, बाकी कुछ भी नहीं लिखा है कि आगे तू जाने तेरा काम जाने। देखिए, बेसिक मीडियम का यहां हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा है? जो कपलिंग रिएक्शन आपकी है ये केवल और केवल स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में ही हो सकती है। बेसिक मीडियम के अंदर आप जानते हैं फिनोल किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिनॉक्साइड आयन के अंदर। ये हमारे सामने बन जाता है फिनॉक्साइड आयन। तो पर्टिकुलरली जो रिएक्शन है वो फिनोल नहीं करता है, रिएक्शन को कौन करता है? फिनॉक्साइड आयन। O माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप एज कंपेयर टू OH। तो ये जो आपका डाइजोनियम केटायन है, इस डाइजोनियम केटायन के बारे में जान लीजिए, ये बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल है। ये बेंजीन के ऊपर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केवल तभी देगा जब रिंग पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं ये होते हैं वीक इलेक्ट्रोफाइल्स। कैसे होते हैं? वीक इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। अगर रिंग के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है तो ये रिंग के ऊपर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। जो कपलिंग रिएक्शन है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब मेरी बात को वापस ध्यान से सुनिएगा। मीडियम कैसा है? बेसिक। बेसिक मीडियम में फिनोल क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड आयन। तो रिंग खतरनाक एक्टिवेट हो जाएगी क्या? यस। टेम्परेचर कितना रखा है? 0 से 5। बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि सर यहाँ N2 गैस रिलीज क्यों नहीं होती? क्योंकि आप जानते हैं लो टेम्परेचर पर आपका सॉल्ट स्टेबल होता है। तो हमने टेम्परेचर यहाँ भी लो ही रखा है, 0 से 5 डिग्री की रेंज में रिएक्शन हो रही है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये जाकर बेंजीन पर क्या करेगा? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आप बता सकते हैं O माइनस का डायरेक्टिंग नेचर कैसा रहेगा? ऑर्थो या पैरा? ये अपने प्लस R से इलेक्ट्रोफाइल को भेजेगा या तो ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर। बता सकते हैं मेजर प्रोडक्ट कहां से बनकर आएगा?
मेजर प्रोडक्ट हमारे सामने पैरा पोजीशन से बनकर आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बनता है। और ये जो बनकर आया है ये एक ऑरेंज डाई होती है भाई। कैसा होता है? ऑरेंज डाई। आज भी डाई इंडस्ट्री में इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे सामने है ऑरेंज डाई। क्या है? ऑरेंज डाई। आगे बात समझ में ध्यान से सुनना। इस डाई का कलर सॉरी नाम भी है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड होता है तो इन्हें हम एजो कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजो कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। अगर दोनों साइड मान लीजिए बेंजीन लगा दिया है, क्या लगा दिया है? बेंजीन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? एजो बेंजीन। क्या बन जाएगा? एजो बेंजीन ये नाम रहेगा। इसका मतलब बेंजीन लिखा हुआ ना तो दोनों ही साइड कौन ग्रुप लगे होंगे? फिनाइल, यानी कि इधर भी बेंजीन इधर भी बेंजीन लगा होगा। लेकिन इसमें इधर भी बेंजीन है उधर भी बेंजीन है, लेकिन उस वाली बेंजीन की ये कौन सी पोजीशन हो गई इसके रिस्पेक्ट में? ऑर्थो। ये कौन सी हो गई? मेटा। और ये कौन सी हो गई? पैरा। तो पैरा पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम हमारे सामने होता है पैरा हाइड्रोक्सी। क्या होता है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन की फॉर्मेशन हमारे सामने हो जाती है, जो कि एक कलर्ड डाई है। और ये रिएक्शन का टेस्ट भी बन जाती है। टेस्ट कैसे बनेगी? ध्यान से सुनना। रिएक्शन इस प्रकार से करवाई जाए। A given amine is treated with nitrous acid. एक दिए हुए अमीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाया गया है। क्लियर? प्रोडक्ट ए बना। प्रोडक्ट ए इज ट्रीटेड विद फिनोल इन स्लाइटली बेसिक मीडियम। ए ऑरेंज कलर डाई इज ऑब्टेन्ड। आइडेंटिफाई द अमीन। आप बता सकते हैं अमीन क्या होगा? अमीन हो ना हो एक 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन होना चाहिए, क्योंकि अगर डाई बना रहा है तो डाई कौन बनाता है हमारे सामने? डाई की फॉर्मेशन तो डाइजोनियम सॉल्ट ही करता है। जब डाइजोनियम सॉल्ट बेंजीन या सॉरी फिनोल पर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा तो ये हमारे सामने डाई बनकर आती है, जो कि कैसे कलर की होती है? ऑरेंज। यहां पर जो बॉन्ड बना है वो किसके बीच में बना है? कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो इसे हम सीएन कपलिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सीएन कपलिंग। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इसको सीएन कपलिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस रिएक्शन में अगर हम रेट की बात करना चाहें, किसकी बात करें? रेट की। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। रिएक्शन इज कैरिड आउट इन स्लाइटली बेसिक मीडियम। तो फिनॉक्साइड आयन ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है रिएक्शन के अंदर? न्यूक्लियोफाइल की तरह। एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डाइजोनियम केटायन, इट इज बिहेविंग लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल। ये रिएक्शन में किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर देगा। ये रिएक्शन का रेट है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को तबियत से। यानी कि यही वाला जो है आपके सामने रिएक्शन में क्या होता है? आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वही तो होता है आरडीएस, जहां से H प्लस को हटाएगा एरोमेटिसिटी का लॉस होगा। आरडीएस के अंदर इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब आप सोचिए, अगर रिएक्शन के रेट को बढ़ाना है, कई बार हमसे कपलिंग रिएक्शन के बारे में बात करेगा, अगर रिएक्शन के रेट को बढ़ाना है तो यहां पर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो बेंजीन पर उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अगर बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, और बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। तो इसके ऊपर तो जितने ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन में किसका रोल प्ले कर रहा है? इट इज बिहेविंग लाइक इलेक्ट्रोफाइल। इस पर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे, इस N2 प्लस की ऑर्थो या पैरा पर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर उतना ही क्या हो जाएगा? ज्यादा। और जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा रिएक्शन उतनी क्या होगी? फास्ट। तो डाइजोनियम पर तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, और बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। बिकॉज इन दिस रिएक्शन इट इज बिहेविंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये जितना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा रिएक्शन का रेट उतना फास्ट, ये जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा रिएक्शन का रेट उतना क्या आएगा? फास्ट आएगा। तो ये हमारे सामने कपलिंग रिएक्शन है। सबसे पहले किसकी है? फिनोल की। आप बताइए फिनोल की कपलिंग रिएक्शन को कौन से मीडियम में करवाया जाएगा? स्लाइटली बेसिक। क्यों करवाया जाएगा? क्योंकि रिएक्शन फिनोल नहीं, कौन करता है? फिनॉक्साइड आयन। कपलिंग रिएक्शन विल टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। जो कपलिंग रिएक्शन है ना आपकी, वो केवल और केवल स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की प्रेजेंस में ही होने वाली रिएक्शन है। अगर वीक है या मॉडरेट है तो उस केस में आपकी जो कपलिंग रिएक्शन है वो नहीं होगी। इनमें से कोई ग्रुप होना ही चाहिए। हम OH को स्ट्रॉन्ग में इसलिए रख लेते हैं, क्यों? क्योंकि OH टू टाइम O- में कन्वर्ट कर लेते हैं हम।
OH को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, O- में। जैसे यहां पर भी हमने OH को किस में कन्वर्ट कर लिया है, O- में। तो ये ग्रुप अगर कोई प्रेजेंट होगा ना, तभी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये डाइजोनियम सॉल्ट दिखाएगा। अगर ये ग्रुप नहीं है तो ये यहां से बॉन्ड तोड़ेगा, फिनाइल केटाइन बनाकर वही नॉर्मल रिएक्शन कर देगा। इसीलिए हमें रिंग को हाईली एक्टिवेटेड रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है, हाईली एक्टिवेटेड रखना पड़ता है, वरना कपलिंग रिएक्शन नहीं होगी। छापिए, आगे बढ़ेंगे। It's a simple aromatic electrophilic substitution. Who is the electrophile? Diazonium cation. Plus R, ortho and para, directing. Major प्रोडक्ट कहां से आ गया है, पैरा से, खत्म। तो तभी तो इस रिएक्शन को होल्ड किया था, क्योंकि ये कपलिंग रिएक्शन जो है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। बट ये इलेक्ट्रोफाइल नखरीले हैं, ध्यान रखना। कैसे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, नखरीले इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। जब तक कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप बेंजीन पर नहीं आएगा, ये कपलिंग रिएक्शन शो करने वाला नहीं है। और स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग को हमने क्लासिफाई कर रखा है। देखिए, हमने डीएक्टिवेटिंग पर बात भी नहीं की, कैटेगरी भी नहीं बनाई कि कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, कौन मॉडरेट है, हमने बात भी नहीं की, क्योंकि कहीं काम ही नहीं आते हैं। लेकिन हमने स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग के केस में हमने बातें की हैं। सुलटा दिया है क्या? क्वेश्चन बन जाएगा भाई कपलिंग से, काफी टाइम से कपलिंग से क्वेश्चन नहीं आया है। सुलटा दिया है क्या? सो कपलिंग रिएक्शन एक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। भाई ये पूछ सकता है कि जब फिनोल के साथ डाइजोनियम सॉल्ट कपलिंग रिएक्शन शो करता है तो किस कलर की डाई बनती है, ऑरेंज कलर की डाई। कपलिंग रिएक्शन कौन करता है, फिनोल या फिनॉक्साइड? फिनॉक्साइड। फिनोल की औकात नहीं है, OH को O- में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी जाकर कपलिंग रिएक्शन शो करता है। दो ही अपने सिलेबस में लिखी हुई है, एक तो कौन सी लिखी हुई है, फिनोल के साथ, एक एनिलीन के साथ। दो ही हमारे सामने कपलिंग रिएक्शंस लिखी हुई है। इधर वाला हटा दूं, आधे उधर से छाप रहे होंगे, आधे इधर से छाप रहे होंगे। आज तो इधर कैसे, सुबह मिस कर दिया था। अब सुलटा है क्या, किधर से साफ करूं ये तो बताओ। देखिए, एक बीटा नेफ्थोल भी हमारे सामने होता है। वैसे तो एनसीईआरटी में रिएक्शन नहीं दी है, अपने मॉड्यूल के अंदर भी दी हुई है। ये है बीटा नेफ्थोल। सबसे पहले बताता हूं नेफ्थलीन में पोजीशंस। इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट ये पोजीशन कौन सी है, अल्फा। पहली पोजीशन इधर भी अल्फा है, इधर भी अल्फा है। फिर ये हमारे सामने है बीटा, और ये भी हमारे सामने है बीटा। तो देखिए, इसे हम बोलते हैं बीटा नेफ्थोल। किसके नाम से जानते हैं, बीटा नेफ्थोल के नाम से जानते हैं। यानी कि जो OH है वो कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है, बीटा पोजीशन पर। यहां पर भी आप कपलिंग रिएक्शन करवा सकते हैं। जो आपकी नेफ्थलीन है ना, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो अल्फा पोजीशन पर देता है। किस पर देता है भाई, अल्फा पोजीशन पर ये मोस्ट ऑफ द केसेस में रिएक्शन करता है। क्योंकि ये अपने सिलेबस की बात नहीं है, तो हमने इसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा। अगर हमने इसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स पढ़ा होता तो हम बड़ी आसानी से बता देते। यहां पर भी आप बताइए, रिएक्शन बेसिक मीडियम में होगी कि नहीं होगी? यस, रिएक्शन विल बी कैरिड आउट इन बेसिक मीडियम। स्लाइटली बेसिक मीडियम यहां पर रखा जाता है, सो दैट ये H हट जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए, नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ताकि हम OH को क्या बना लें, O-। तो मैंने क्या बोला, रिएक्शन कहां पर होगी हमारे सामने, अल्फा पोजीशन पर। अगर ये पोजीशन खाली है तो पहले यहीं पर करवाएंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी, OH के बाजू वाली अल्फा। क्लियर? अगर वो पोजीशन ऑक्यूपाई कर दी गई है तो नीचे वाली अल्फा पर करवा देंगे हम, क्योंकि नेफ्थलीन की एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने पढ़ी नहीं है कि कहां पर रिएक्शन करवानी चाहिए। जैसे अगर बेंजीन के ऊपर कोई OH लगाते हैं तो हम कहां करवाएंगे, ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि हमें पता है उसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स पड़ा हुआ है। लेकिन ये हमारे सिलेबस की बात
नहीं है, तो यहां पर कपलिंग आपको इस वाली पोजीशन पर करवानी है। अगर इस वाली पोजीशन के ऊपर आप कपलिंग रिएक्शन करवा देते हैं तो ये हमारे सामने रेड कलर की डाई बन जाती है। कैसी डाई बनती है? रेड कलर्ड हमारे सामने यहां पर डाई बनती है, रेड कलर डाई बनती है। इसका भी कई बार कलर पूछ लिया जाता है। अपने मॉड्यूल के अंदर ऑरेंज रेड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ऑरेंज रेड। बाकी सब क्या बोलते हैं? रेड कलर की डाई फॉर्मेशन यहां पर होती है। अब इसको याद रखने का तरीका देखिए, ये बीटा नहीं, क्या है? बेटा। और बेटा मम्मी का क्या होता है? लाल। तो यहां पर कैसा बनकर आता है कलर हमारे सामने? रेड कलर की डाई बनकर आती। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर टेम्परेचर वही 0 से 5 डिग्री के बीच में रखना पड़ेगा, वरना मामला क्या हो जाएगा? सुलट जाएगा। क्लियर? तो बोलेगा कि एक गिवन अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाई, फिर बने हुए प्रोडक्ट को बीटा नेफ्थोल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है स्लाइटली बेसिक मीडियम में, एक रेड कलर की डाई ऑब्टेन होती है। कैसी डाई ऑब्टेन होती है? एक रेड कलर की डाई ऑब्टेन होती है। बताइए कि अमीन कौन था? तो जाहिर सी बात है 1 डिग्री एरोमेटिक रहा होगा, जो भी अमीन रहा होगा, क्योंकि जो कपलिंग रिएक्शन है बीटा नेफ्थोल के साथ वो तो डाइजोनियम सोल्ट ही शो करता है, तो हो ना हो वो कोई 1 डिग्री अमीन रहा होगा। तो ये रिएक्शन भी हमारे सामने क्या बन जाती है? टेस्ट। अब ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे सामने आ रहा है। मान लीजिए आप रिएक्शन करवाते हैं एनिलीन के साथ। किसके साथ करवाते हैं? एनिलीन के साथ। ये हमारे सामने दिया हुआ है, रिएक्शन इज कैरिड आउट विद एनिलीन। एनसीईआरटी ने दो ही रिएक्शन दिए हैं, एक तो दिया है फिनोल और एक दिया है एनिलीन। अब इसके बारे में ध्यान से सुनना, तबीयत से सुनेंगे। क्या मैंने आपको कुछ ऐसी बातें बताई थी कि कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो वो नाइट्रोजन से ही इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। यहां पर हमारे सामने है पॉजिटिव चार्ज, यहां पर है Cl-। रिएक्शन वही लो टेम्परेचर पर करवाई जा रही है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, अदरवाइज वो टूट जाएगा, इनटू गैस रिलीज कर जाएगा, फिनाइल केटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब आप बताइए, अगर ये रिएक्शन हमारे सामने हुई तो यहां पर कौन इलेक्ट्रॉन्स देगा? इसको कौन इलेक्ट्रॉन्स देगा? ये बेंजीन पर जाकर रिएक्शन करेगा या फिर ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा? कहां पर इलेक्ट्रॉन लेगा? नाइट्रोजन। पहली बार बता रहा हूं कि पहले भी बता चुका हूं ये बात कि N2+ और NO+ जब तक नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नाइट्रोजन से ही इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? तो ये यहां से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेंगे, और नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो भाई लोगों N-N कपलिंग हो जाएगी। बताइए, जब नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो किसको हटा देगा? H+ को। बॉन्ड फॉर्मेशन होगी हमारे सामने नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, and this is known as N-N coupling which is not included in our syllabus। सर आपने इसको N-N coupling क्यों बोला? क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए हमने इसको N-N coupling का नाम दिया है। किसका नाम दिया है? N-N coupling का नाम दिया है। अगर आपने कुछ भी नहीं लिया है रिएक्शन के अंदर तो बॉन्ड नाइट्रोजन की साइड से बन जाएगा और N-N कपलिंग हो जाएगी। लेकिन सर हमें नहीं बनाना नाइट्रोजन की साइड से, हमें बॉन्ड नाइट्रोजन की साइड से बनाना ही नहीं है, तो फिर आपको रिएक्शन के अंदर क्या लेना पड़ेगा? स्लाइटली एसिडिक मीडियम। एनसीईआरटी ने तो H+ लिख दिया है, स्लाइटली हमारे सामने क्या लेना पड़ेगा? एसिडिक मीडियम। ऐसा क्या हो जाएगा सर स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेने से? देखिए, स्लाइटली एसिडिक मीडियम के लेने से अब की बार CN कपलिंग होगी। क्या होगी? CN कपलिंग होगी। CN कपलिंग का मतलब क्या है कि इस बार डाइजोनियम सोल्ट नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ना लेकर बेंजीन पर जाकर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब करेगा तो ये हमारे सामने डाई बनकर आएगी। और ये कैसी डाई होती है? ये येलो कलर्ड डाई होती है हमारे सामने। कौन सी होती है? येलो कलर्ड डाई हमारे सामने रहती है। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? क्या बनेगा हमारे सामने? नाम बताइए, नाम के बारे में क्या ख्याल आता है? पैरा पोजीशन पर कौन लगा हुआ है? अमीनो। तो ये हमारे सामने है पैरा अमीनो एजोबेंजीन। तो ये बनेगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा। यस सर, एक सवाल यह है, इस H+ ने ऐसा क्या कर दिया कि N-N कपलिंग ना करवा के कौन सी कपलिंग करवा दी है? CN कपलिंग। कार्बन नाइट्रोजन में बॉन्ड बना है, गौर से देखिए। यस, तो इसे हम बोलते हैं CN कपलिंग। क्या बोल देते हैं? CN कपलिंग का इसको बोला जाता है। ऐसा इसने क्या किया? ये बहुत बढ़िया बात है। एनसीईआरटी ने तो H+ लिखा और अपना पीछा छुड़वा लिया है। अब उस H+ को समझाने में हमारे गुर्दे लाल हो जाते हैं। यही खास बात है एनसीईआरटी की। ना समझे तो एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है, और समझे तो बहुत कुछ लिखता है एनसीईआरटी वाला। ये देखिए हमारे सामने क्या है? एनिलीन। क्या है? एनिलीन।
इफ यू टेक स्लाइटली एसिडिक मीडियम, क्या लोगे? स्लाइटली एसिडिक मीडियम। तो देखिए नाइट्रोजन को अगर कई बार इलेक्ट्रॉन देने की तलब लगी रहती है, ये हमेशा रायता फैलाता है। याद कीजिए इसने रायता कहां पर फैला दिया था? फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन में भी फैला दिया था। AlCl3 को अपने इलेक्ट्रॉन देके कॉम्प्लेक्स बना के बैठ गया और जिससे वो क्या हो गया था? मेटा डायरेक्टिंग। तो फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पा रही थी, तो इसको तलब लगी रहती है इलेक्ट्रॉन्स देने की। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन देने की तलब लगी तो हमने मीडियम क्या ले लिया? स्लाइटली एसिडिक। स्लाइटली एसिडिक का मतलब है अगर इसका इलेक्ट्रॉन देने का मन कभी हुआ तो सबसे पहले कौन लेगा? H+, बिकॉज इट विल बी एसिड बेस रिएक्शन। और H+ ने अगर इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं भाई लोगों, तो बताइए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीनियम आयन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनिलीनियम आयन हमारे सामने बनकर आ जाएगा। आप जरा सोच समझकर जवाब देना, क्या एनिलीनियम आयन कपलिंग रिएक्शन शो कर सकता है? क्या एनिलीनियम आयन कपलिंग रिएक्शन शो कर सकता है? अरे कपलिंग रिएक्शन तो नॉर्मल मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में भी नहीं होती है। किस क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, और ये तो डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग है। ये ध्यान रखना, कभी भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में कपलिंग रिएक्शन नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप चाहिए ही चाहिए बेंजीन के ऊपर। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन देने की तलब लगी तो कौन ले लेगा? हाइड्रोजन H+, और किस में कन्वर्ट कर देगा? एनिलीनियम आयन। अब कपलिंग रिएक्शन नहीं हो सकती। अब स्लाइटली एसिडिक क्यों लेना है? बाल्टीबर्ग एसिड क्यों नहीं लेना है? क्योंकि अगर गलती से सारा का सारा एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो गया तो फिर तो कपलिंग रिएक्शन ही नहीं होगी। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही आएगा कि सर ये बन गया तो ये तो कपलिंग रिएक्शन नहीं देगा ना। अच्छा ये बताओ, ये देगा कपलिंग रिएक्शन? यस। क्या ये यहां से रिएक्शन करवा सकता है? यस। अगर यहां से रिएक्शन करवाएगा तो ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कंज्यूम। और जब ये धीरे धीरे कंज्यूम होने लगेगा तो ये टूट के वापस किस में आने लगेगा? एनिलीन के आने लगेगा। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। किसमें है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाल और जोर डालकर एक सवाल का जवाब दे। क्या सवाल का जवाब दूं सर? कि स्लाइटली एसिडिक मीडियम लिया क्यों गया है? स्लाइटली एसिडिक मीडियम एन कपलिंग को अवॉइड करने के लिए लिया गया है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो H बीच में कूद जाएगा और खुद इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या बना देगा? एनिलीनियम आयन। बोलेगा नो रिएक्शन। फिर वापस को टूटेगा वो। ये तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ये वापस टूटकर किस में आएगा? एनिलीन में। और वापस आते ही इसकी पैरा पोजीशन पर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो स्लाइटली एसिडिक मीडियम लिया जाता है टू अवॉइड एन कपलिंग। हमारे सिलेबस में जो है वो CN कपलिंग है, इसलिए एनसीईआरटी वाला आराम से H+ लिख के चला गया है कि तू जाने तेरा काम जाने। छापिए, आगे बढ़ेंगे। पीएच इसमें 5 से 7 की रेंज में रखी जाती है। ऑप्टिमम पीएच पर रिएक्शन करवाई जाती है। हालांकि आपसे कभी पूछेगा नहीं, वरना पीएच कितनी होती है? 5 से 7 की रेंज में पीएच को कंट्रोल किया जाता है। स्लाइटली एसिडिक है मीडियम। कैसा है? स्लाइटली एसिडिक मीडियम है। आपसे ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकता है कि स्लाइटली एसिडिक मीडियम क्यों लिया जाता है? टू अवॉइड एन कपलिंग। हमें क्या करवाना है? CN कपलिंग, दैट्स वाई। और हमारे सिलेबस में केवल CN कपलिंग ही, इसलिए उसने दोनों CN कपलिंग लिखा हुआ है। फिनोल में भी CN कपलिंग करवाया है, एनिलीन में भी CN कपलिंग करवाया है। CN का मतलब है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये दिक्कत किसमें है? नाइट्रोजन में तो खास कर है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रोफाइल हैं, एक तो नाइट्रोसोनियम आयन और एक डाइजोनियम केटायन। इनको खटैक से नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स देता है, बिरादरी वाले हैं ये, उसको अवॉइड करना है, इसलिए मीडियम कैसा लिया जाता है? स्लाइटली एसिडिक। सुलटा दिया है क्या? अब चैप्टर अमीन भी आपका कंप्लीट है भाई। चैप्टर अमीन भी क्या है? कंप्लीट है। जब आपके मेजर्स आए ना तो आपको मॉड्यूल के साथ साथ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व करना है। आपका फोकस एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व नहीं किए हैं, पीछे कन्वर्जन्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? कन्वर्जन्स। तो मैं कोशिश करूंगा कि जब आपका टेस्ट सिलेबस रहेगा ऑर्गेनिक में तो उन्हीं चैप्टर्स के कन्वर्जन हम कर लें, उनको बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लें,
क्योंकि एनसीईआरटी में अगर आपने कोई भी कमी छोड़ दी तो क्वेश्चन अपना रुक सकता है, सीधी सी बात है, क्योंकि पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है। आप इवन देखोगे ना तो फिजिक्स में भी पीछे के क्वेश्चंस को ही डायरेक्ट पूछा हुआ उसने, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है नीट इस बार। तो भैया हमारे लिए तो फायदे की बात है, अगर हम एनसीईआरटी को कंप्लीटली कवर कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस ही अलग रहेगा। लेकिन एनसीईआरटी केवल एनसीईआरटी नहीं है, थ्योरी से मतलब नहीं होता है, एक्सरसाइज इन टेक्स्ट क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। जब आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, आपको लगेगा कि कोई नई बात है ही नहीं, दोनों कवर करके चला हूं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हमारे सामने रहेगी। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना और बताना क्या ये सारी बातें हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, आपने चीजों को पहले भी पढ़ा होगा। क्या इतनी क्लियरिटी हमारे दिमाग में रिएक्शंस को लेकर थी या नहीं थी? मान लीजिए हमने इसकी भी रिएक्शन किसके साथ करवा दी है, डाइजोनियम सोल्ट के साथ करवा दी थी। N2 प्लस सोल्ट करके लिख देता हूं, ये है प्लस और यहां पर कौन रहेगा, Cl माइनस। टेम्परेचर वही रखा जाएगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। आप बताइए क्या यहां पर NN कपलिंग हो पाएगी और क्या मुझे एसिडिक मीडियम लेने की जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री हमें न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करना चाहता ही, अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या करेगा उसका, इसीलिए यहां पर कौन सी कपलिंग होगी, सीधी CN कपलिंग। तो ये सीधा जाकर कहां पर जुड़ेगा, बेंजीन की कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो या पैरा। मेजर प्रोडक्ट कहां से आता है, पैरा से। तो यहां पर ये कई बार प्रोडक्ट पूछ लेता है, बच्चा पागल रहता है, पागल होने की जरूरत नहीं है। अब समझ में आया H+ का रोल क्या था, क्योंकि ये तो कभी इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है। मान लीजिए अगर यहां पर रिएक्शन में किसके साथ करवाता भाई लोगों, दोबारा या तिबारा रिएक्शन आ रही है, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। बताइए क्या ख्याल आता है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, NO+ मिलेगा। क्या ये NO+ सीधा नाइट्रोजन के पास जाता था, इस बार नाइट्रोजन बोलेगा माफी चाहूंगा, पैरा पर निकल ले, क्योंकि मैं अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता, लेकिन पैरा पर अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैंने बढ़ा दी है, तो ये भी कहां पर निकल लेगा, पैरा पर। अब आप जरा गौर से दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालकर बताइए, क्या डाइजोनियम केटाइन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर रहा है? ये NO+ भी कहां पर चला गया, पैरा पर, और वो भी कहां पर चला गया, पैरा पर। ये दोनों ही जो हैं नखरेले इलेक्ट्रोफाइल्स है, वीक इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। ये केवल तभी रिएक्शन करते हैं जब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, जब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो। सुलटाइए, ये था पूरा खेल कपलिंग रिएक्शन का। बिंदास आप इनको पढ़ के क्वेश्चंस कर सकते हैं, इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन उधेड़ दी गई है। दो बजे शुरू होती है उनकी क्लास। हाँ प्रेयर करेंगे, अभी बीच में करेंगे। प्रेयर करना ज्यादा जरूरी है, सिलेबस करना, क्योंकि आखिरी में हमें करनी तो प्रेयर ही है। मैंने वो एक कहानी बताई थी क्या आपको, एक आदमी था। हाँ हाँ मैं बैठ जाऊंगा, सारे आदेश मानने पड़ेंगे तुम्हारे, सुनिए ध्यान से। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे दूर हटके बोलता हूं, तो जब तक दिखूंगा नहीं तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्या था कि एक आदमी था जो रॉक क्लाइंबिंग करता था, माउंटेन क्लाइंबिंग जो करते हैं, क्लियर। तो वो जब रॉक क्लाइंबिंग कर रहा था तो गलती से उसका पैर फिसल गया और वो गिरने लगा, तो उस चट्टान से लटक गया। किससे लटक गया, चट्टान से। नीचे गहरी खाई थी, बहुत गहरी खाई। चिल्लाया वो, हेल्प हेल्प हेल्प। कुछ देर तक तो कोई आवाज नहीं आई, फिर आवाज आई कि उसने बोला कि मदद कीजिए मदद कीजिए। तो आवाज आई कि हाथ छोड़ दीजिए, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूं। तो उसने बोला कि आप कौन हो? कि मैं भगवान हूं, आपकी मदद के लिए आया हूं, आप हाथ छोड़ दीजिए। थोड़ी देर वो चुप रहा, फिर से उसने चिल्लाया कि मदद कीजिए। समझ में आया कि मदद कीजिए, कि भगवान के भरोसे तो मैं हाथ नहीं छोड़ सकता, कोई और है तो मदद कीजिए। तो सीधी सी बात है बेटा, भगवान के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, और वो तुम्हारी मदद करने के लिए आए भी ना तो तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे। मान लीजिए आखिरी का टाइम तुम्हारा ऐसा आएगा जब 10-15 दिन बचेंगे, हाथ पैर कांपेंगे, पसीने निकलेंगे, सबके साथ होता है, दिमाग का टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, कोई भी बोलेगा ऐसा लगता है गालियां दे रहा है मेरे को,
उस टाइम पर तुम बोलोगे कुछ हो जाए। अगर भगवान भी साक्षात तुम्हारे सामने आके बोले ना कि बेटा तुम मत पढ़, तू सो, मैं तेरा सिलेक्शन करवाऊंगा, तो उसकी बात मान लोगे क्या? नहीं। तो शुरुआत से ही अपने आप पर विश्वास करना सीखो, दूसरों पर विश्वास करोगे तो सुलझ जाओगे। जब भगवान पर तुम्हें विश्वास नहीं है तो फिर किस पर हो सकता है? इसलिए बोलते हैं कि खुद पर विश्वास होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस जिस दिन खत्म हुआ उस दिन आदमी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। दूसरों के सहारे कोई आगे नहीं बढ़ पाया है। यूक्रेन की हालत देख सकते हैं, लिखिए इसके अंदर की पॉइंट्स। कपलिंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, coupling reaction is an example of, coupling reaction is an example of aromatic electrophilic substitution reaction. Coupling reaction is an example of aromatic electrophilic substitution reaction. Coupling reaction is an example of aromatic electrophilic substitution reaction. किसका एग्जांपल है भाई? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट, डाइजोनियम सॉल्ट या डाइजोनियम केटायन, डाइजोनियम केटायन shows coupling reaction, डाइजोनियम केटायन shows coupling reaction only in the presence of, only in the presence of strong activating groups. Diazonium cation shows coupling reaction only in the presence of strong activating groups like O minus, NH2, NHR and NR2. Shows coupling reaction only in the presence of strong activating groups like O minus, NH2, NHR एंड NR2। ये इनमें से कोई ग्रुप बेंजीन के ऊपर होना ही चाहिए। और कभी भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की प्रेजेंस में कपलिंग रिएक्शन नहीं होती है। इवन सिंपल बेंजीन नहीं कर सकता कपलिंग रिएक्शन। कौन नहीं कर सकता? सिंपल बेंजीन, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप उसके ऊपर नहीं आ जाएगा। तो यह था कपलिंग रिएक्शन का खेला। चलिए अब आप वापिस आते हैं, एक छोटा सा चैप्टर हमारा और बेहद इंपॉर्टेंट बचा हुआ है, फिनोल। देखिए जहां तक पढ़ेंगे ना तबीयत से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहां पर क्या छोड़ दिया, कुछ नहीं छूटा मिलेगा उसके अंदर। जो मैंने लिखवा दिया नोटबुक में, अपनी नोटबुक को पढ़ते रहना। तुम लाख एनसीईआरटी पढ़ लेना, एनसीईआरटी में से कोई नई बात छाट कर नहीं ला पाओगे, क्योंकि तुमसे बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी मैंने पढ़ी है। फिनोल बेटा, इतनी जो लोग अभी घमंड करते हैं ना केमिस्ट्री पर, इतनी तो 12th लेवल पर आती थी। कब आती थी? 12th लेवल पर 99 है केमिस्ट्री के अंदर। तो अभी तो कुछ ना कुछ अच्छी खासी हुई होगी, कई सालों से पढ़ा भी रहा हूं और पढ़ भी रहा हूं। फिनोल में सबसे पहले हमारे सामने आएगा प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड भूल जाते हैं, फिर दोबारा पढ़ के याद कर लेते हैं। प्रिपरेशन मेथड ऐसा तो है ही नहीं, भूलते नहीं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर भूल गया। देखिए ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। क्या है? हम भी भूलते हैं, सब भूलते हैं। अगर कोई मास्टर बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं भूलता, उसको बोलो गलत जगह पर आ गए हो, IAS वाईएस बनो जाके, आगे पीछे पुलिस चलेगी। सही बात है कि नहीं है? क्योंकि तुम तो एक बार पढ़ लोगे और भूलोगे नहीं। तो IAS में दिक्कत यही है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, भूल जाते हैं लोग। और तुम्हें भूलने की बीमारी है नहीं, इतना सा पार्ट डील करते हैं। ऑर्गेनिक वाला इतनी सी ऑर्गेनिक पढ़ाता है, फिजिकल वाला इतनी सी फिजिकल, वो तो और भी टुकड़ों में। इनऑर्गेनिक वाला इतनी सी इनऑर्गेनिक, और बच्चे पर चिल्लाता रहता है। जितनी तू पढ़ा रहा है ना उससे 4 गुना बच्चा उसको पढ़ के बैठता है। इनऑर्गेनिक भी पढ़ता है, ऑर्गेनिक भी पढ़ता है, फिजिकल भी पढ़ता है, फिजिक्स भी पढ़ता है, बायोलॉजी भी पढ़ता है। तो हमारे लिए याद रखना क्या होता है? आसान होता है भाई। एक ही चीज को दिन में 4 बार पढ़ाते हैं, तो कई बार तो समझ में नहीं आता लेकिन याद हो जाता है। ऐसा टीचर्स के साथ भी होता है, उसको खुद को समझ में नहीं आता लेकिन पढ़ाते पढ़ाते वही सच लगने लगता है उसको कि शायद ऐसा ही होता होगा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमारे सामने आएंगे। प्रिपरेशन मेथड्स, अबे सारी बात वही घुमा के ले जाएंगे। सबसे पहले हमारे सामने आएगा, साथ के साथ लिखेंगे, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, या पूरा लिख देते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। फ्रॉम बेंजीन, फिर हो गई वो तो। रिवीजन क्लास लगवाओ, इंपॉर्टेंट टिप्स के लिए फाइनल टचअप करवाओ उनसे। देखिए ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। ये हमारे सामने है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
अगर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, वाटर के साथ, ईमानदारी से बताइए, अगर टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री भी लेकर चले गए तो जो डाइजोनियम सोल्ट आपका खंडित हो जाता है और क्या बना देता है, फिनाइल केटायन। और उस पर कौन अटैक कर देता था, वाटर। क्या बनकर आता था, फिनोल। क्या ये रिएक्शन हम नहीं पढ़ चुके हैं? यस, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में है, फिनोल के प्रिपरेशन के अंदर। तो फिनोल बनकर आ जाता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, छापो इसको, बस बता रहा हूं मैं आपको। सेकंड, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, जैसे मैं लिखूंगा बस लिखने के बाद आपको याद आएगा, हाँ ऐसी ऐसी बातें हुई तो थी। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ करवाई थी, बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन में, डव प्रोसेस का नाम दिया था। मैकेनिज्म बेंजाइन होता था। मैकेनिज्म कौन सा होता था, बेंजाइन। कुछ याद आ रहा है, रिएक्शन NaOH के साथ रिएक्शन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 623 केल्विन टेम्परेचर, ड्रास्टिक कंडीशन पर रिएक्शन हुई थी। फिर प्रोटोनेशन के लिए बाद में क्या लाया गया था, H3O+। अगर यहाँ पर गलती से हेलोजन की ऑर्थो या पैरा पर NO2 आ जाए तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता था, मैकेनिज्म भी चेंज हो जाता था, बेंजाइन से SNAR पर शिफ्ट हो जाता था। बताइए इसके अंदर फिनोल बनता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? सारी बातें हम पहले ही कवर कर चुके हैं, कुछ बचा ही नहीं। नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, किसी दिन पूछेगा तो पता नहीं लगेगा बच्चे को हो क्या रहा है। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इस पर ध्यान ही नहीं जाता है, या तो बोल देते हैं एनसीईआरटी से पढ़ ली। जब तक पढ़ाया एक बार भी नहीं बोला कि एनसीईआरटी से पढ़ ले या मॉड्यूल से पढ़ ले, टिक लगा ले, क्योंकि तुम्हारे भरोसे छोड़ने का मतलब होता है छोड़ना। ये आपने छोड़ दिया सर, मतलब वो पढ़ाई नहीं जाएगा। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहां से प्रिपरेशन में ले देकर एक रिएक्शन पढ़ते हैं क्यूमीन से, बस हो गया। उसको भी वहीं आजू बाजू कहीं समेट लिया जाता है, क्योंकि वो आया हुआ क्वेश्चन है, वो नहीं करवाए तो फिर मॉड्यूल सोल्व नहीं होगा। देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमारे सामने दिया हुआ है, ध्यान से सुनना भाई, खतरनाक बात मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे सामने है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके बारे में थोड़े दिन पहले ही हमने कुछ बातें की थी कि SO3H ग्रुप को लगाना और हटाना हमारे कंट्रोल में होता है। लगाने के प्रोसेस को बोलते हैं सल्फोनेशन, हटाने के प्रोसेस को बोलते हैं डीसल्फोनेशन। याद आया कुछ? देखिए कनेक्टिविटी बहुत शानदार रहेगी सब्जेक्ट के अंदर। अगर अपन इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। किसके साथ करवा देते हैं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ अगर अपन रिएक्शन करवा देते हैं तो H+ आकर इसको हटा देता है, और रिएक्शन का नाम होता था डीसल्फोनेशन। क्या नाम होता था, डीसल्फोनेशन। इनफैक्ट इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, H+, लेकिन फ्री H+ कभी एग्जिस्ट नहीं करता, कहीं ना कहीं से तो लाना ही पड़ेगा ना, इसलिए हम डाइल्यूट लिखते हैं, यानी कि H+ ने इसको रिप्लेस कर दिया है। रिएक्शन का मैकेनिज्म बता सकते हो, रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है SEAR। रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, SEAR, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे इसको कोई इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस कर जाता है, वैसे ही इसको कोई न्यूक्लियोफाइल भी रिप्लेस कर सकता है। ये खतरनाक बात बता रहा हूं मैं आपको। SO3H ग्रुप को इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों रिप्लेस कर सकते हैं बेंजीन से। नंबर 1 पर आप इसकी रिएक्शन करवा दीजिए, किसके साथ, NaOH के साथ। किसके साथ करवाइए, NaOH के साथ रिएक्शन करवाइए। और सेकंड स्टेप में आप क्या ले आइए, H3O+। अब आपको समझ में आ गया होगा कि H3O+ तो प्रोटोनेशन के लिए लिया गया होगा। देखिए OH- का यहां पर बड़ी आसानी से अटैक हो सकता है बेंजीन के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहां पर SO3H ग्रुप का भयंकर -R इफेक्ट लगा हुआ है। याद कीजिए, अगर मैं यहाँ NO2 लगा देता था तो रिएक्शन आसानी से होने लगती थी कि नहीं होने लगती थी, क्योंकि NO2 का -R बेंजीन को इलेक्ट्रो डेफिशिएंट बनाने लगता था। तो ये काम तो SO3H खुद ही कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, करेगा अटैक, वो हट जाएगा, खटैक। रिएक्शन का मैकेनिज्म इस बार क्या रहेगा, SNAR। यानी कि अगर इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करेगा हटा देगा SEAR से, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा हटा देगा SNAR से, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, फिनोल की। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, फिनोल की। ऐसा नहीं है, इसको NaCN भी हटा के चला जाता है। कौन हटा के चला जाता है, NaCN। अब तो क्लियर ही हो गया सर। CN- यहां पर क्या कर देगा, SNAR। अगर SNAR कर दिया तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, साइनोबेंजीन की। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, साइनोबेंजीन की। अभी तक साइनोबेंजीन हम केवल और केवल कहां से बनाते थे, डाइजोनियम सॉल्ट। कहां से बनाते थे, डाइजोनियम सॉल्ट से। याद कीजिए कौन सी रिएक्शन थी, सैंडमेयर रिएक्शन। क्योंकि हम क्लोरोबेंजीन से साइनोबेंजीन नहीं बना सकते,
यहां पर अगर आप NaCN डाल दोगे तो रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ना ये SN1 देता है ना SN2 देता है। लेकिन आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना सकते हैं। ये बात एनसीईआरटी ने की हुई है किसके अंदर? प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनोल। ये बात की हुई है किसके अंदर? सल्फोनेशन रिएक्शन के अंदर। ये बात मैंने आपको बता दी है एडिशनली। क्यों? क्योंकि जब ये OH माइनस रिप्लेस कर सकता है तो CN माइनस को क्या दिक्कत है? तो SO3H ग्रुप दोनों से रिप्लेस हो जाता है। इलेक्ट्रोफाइल भी रिप्लेस कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी रिप्लेस कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल SEAR मैकेनिज्म से रिप्लेस करता है, न्यूक्लियोफाइल SNAR से रिप्लेस करता है। दोनों रिप्लेस कर देते हैं इसको। ये बहुत ही शानदार बात है। ये सामने है थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिस पर जनता का ध्यान ही नहीं जाता है। प्रिपरेशन मेथड के नाम पर केवल एक ही पढ़ते हैं, कौन सा? क्यूमीन। ये हमारे सामने है क्यूमीन। और बताओ इसका नाम क्या है? क्यूमीन बोल दीजिए, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोल दीजिए। आइसोप्रोपाइल बेंजीन के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं, है कि नहीं है? ये लीजिए, ये मल्टीपल टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है। मल्टीपल टाइम्स, कई दफा क्वेश्चन पूछा गया। बहुत सारे टीचर बोल देते हैं जब क्वेश्चन आता है मेरी नोटबुक से, जैसे एनसीईआरटी ने तो लिखा ही नहीं है। एनसीईआरटी भी उसी की नोटबुक से लिखी गई मंगवा के, लाओ भाई तुम्हारी नोटबुक तो हम छाप लेते हैं थोड़ा सा। वो आपके पैदा होने से पहले के मेथड्स हैं, हम जब पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले के मेथड्स हैं। तो मेरी नोटबुक बोलने वाला अभी मैच्योर नहीं हुआ है। राक्षस। देखिए, रिएक्शन करवाई जाती है सबसे पहले O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HNO। इन द प्रेजेंस ऑफ HNO लीडर में चल जाता है कि मेरी नोटबुक से है। धीरे धीरे फिर पता चलता है कि सारे एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन ही तूने करवा दिए नोटबुक के अंदर। अगली बार फिर से आता है क्वेश्चन नोटबुक में ऐड कर देते हैं, फिर से बोलता है मेरी नोटबुक से है। सारे एक्सरसाइज 2 के नोटबुक के अंदर होते हैं। देखिए, यहां थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। इसका मैकेनिज्म है, प्रॉपर मैकेनिज्म है, लेकिन आप जानते हैं मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, मैकेनिज्म पर बात भी उसने नहीं की है, तो अब वो बात कर भी नहीं सकता है। मैं इसको बड़ी आसानी से आपको समझाऊंगा। देखिए, अगर अपन बात करें O2 के बारे में, किसके बारे में? O2 के बारे में, तो ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक नेचर है, ये आपकी वीबीटी नहीं समझा सकती। वीबीटी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वीबीटी के हिसाब से तो ये डायमैग्नेटिक है, लेकिन एमओटी बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये पैरामैग्नेटिक नेचर रखता है। तो अपन देखो, एमओटी फ्लेवर लेकर आएंगे वीबीटी में ही, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जहां तक मुझे पता है। कितने होते हैं? 2। तो अपन उनको ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, ये हमारे सामने 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 तो लोन पेयर हो गए, और ये इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये एक इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, कभी बोलो कि सर ने एक नया तरीका बता दिया है। ये समझाने के लिए है, यानी कि इसका नेचर कैसा है? रेडिकल जैसा है। इसका नेचर कैसा है? रेडिकल। और इसके जस्ट बाद अपना नया चैप्टर रेडिकल ही शुरू होने वाला है। क्या शुरू होने वाला है? रेडिकल। तो रेडिकल की क्या खास बात होती है कि वो एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स के लिए पागल होता है। एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स के लिए क्या होता है? पागल। अगर आप गलती से रिएक्शन यहां Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu करवा देते, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, तो आपको पता है ना, बेंजाइलिक H हटकर Br लग जाता, या Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu करवा देते तो ये H हटकर Cl लग जाता। ऐसे ही आपका ऑक्सीजन होता है, ये यहां से H को हटाकर खुद लग जाता है। ऐसा नहीं है ये इसी के लिए पागल है, इसके लिए भी सेम टू सेम रिएक्शन होगी। मान लीजिए आपके सामने ये दिया हुआ है, ये कौन सा हाइड्रोजन है? एलाइलिक हाइड्रोजन है। जब आप इसकी रिएक्शन O2 के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, तो बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन करता है। सबसे पहले H को हटाएगा और क्या बनाएगा? रेडिकल। देखिए, मैं आपको स्लो मोशन में समझाता हूं। यहां से इस H को हटा देगा। रेडिकल की प्रेजेंस में हम बॉन्ड को कैसे तोड़ते हैं? होमोलैटिकली। रेडिकल के काम का रेडिकल ही होता है, रेडिकल के काम का दूसरा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, बॉन्ड तोड़ेंगे होमोलैटिकली, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। आप जानते हैं जो फिश हुक लाइक एरो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रिप्रेजेंट करता है, और ऐसी केसेस के अंदर हमारे सामने न्यूट्रल स्पीशीज बनती हैं, रेडिकल्स बनते हैं। स्लो मोशन में समझने की कोशिश करेंगे भाई, क्योंकि मैकेनिज्म नहीं बता सकता मैं, काम का नहीं है। क्वेश्चन कई दफा आ भी चुका है, अगर मैकेनिज्म उसको पूछनी होती तो अब तक पूछ चुका होता। देखिए, यहां से H फ्री होगा, यस, ये H ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया है? ऑक्सीजन के साथ। ये देखिए, ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यस,
H के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, यस, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया है। तो बताइए कार्बन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, रहेगा, ऑक्सीजन पर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, यस, दोनों साइड में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, तो ये भी आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड, ये हमारे सामने बन जाता है। इसे हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या बोलते हैं, ये हमारे सामने बनकर आता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब शायद मुझे ये बताने की जरूरत ना पड़े कि ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल। कारण बताओ अनस्टेबिलिटी का, भाई लोगों परोक्सी लिंकेज है। कैसी बातें कर रहे हो, कैसी लिंकेज है, परोक्सी लिंकेज है। तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड हमारे सामने सबसे पहले बनकर आता है। आप बता सकते हैं यहां रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, यहां पर भी आपके सामने पेरोक्साइड की फॉर्मेशन होगी, एग्जैक्टली ऐसे ही। यहां पर कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन, ये बन जाएगा हमारे सामने। यानी कि एलाइलिक और बेंजाइलिक एच को हटाकर ऑक्सीजन बीच में फिट हो जाता है। इसका प्रॉपर मैकेनिज्म भी है, लेकिन काम का नहीं है, नहीं पूछेगा हमसे। अब इसके आगे इसकी रिएक्शन करवाई जाती है एसिड के साथ। कई बार लिख देगा H3O+, कई बार लिख देगा यहां पर डाइल्यूट H2SO4, एक ही बात है। जब रिएक्शन होगी तो अब जुगाड़ से चलेंगे। देखिए ये हमारे सामने बनकर आएगा, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, फिनोल की। यहां पर हमारे सामने बनेगा फिनोल। फिनोल बन चुका है क्या, यस। आप बताइए इधर क्या बनेगा, यहां से ये हमारे सामने बॉन्ड टूट गया है, टूट गया है। यह कार्बन का यहां से बॉन्ड टूट गया है, यस, क्या बनेगा, एसीटोन। यहां पर बैठे हुए एक एक बच्चे को इसका आंसर पहले से ही पता है, रीजन बीइंग ये मल्टीपल टाइम आया हुआ क्वेश्चन है, और फिनोल के प्रिपरेशन में यही एक रिएक्शन आप करते हैं, बाकी की रिएक्शन पर तो आपका ध्यान भी नहीं जाता है। तो ये हमारे सामने बनकर आ गया है कौन, फिनोल। जितना फिनोल बनता है उतना ही एसीटोन बनता है। याद कीजिए ये एसीटोन हेलोफॉर्म यानी कि आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे सकता है, तो इस रिएक्शन को आगे कैरी फॉरवर्ड हम कर सकते हैं, वो अपना काम है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां पर ये हाइड्रोजन नहीं होता तो क्या यहां फिनोल की फॉर्मेशन होती, दिमाग पे जोर डालिए, अगर यहां पर हाइड्रोजन नहीं होता तो क्या फिनोल की फॉर्मेशन होती, नहीं होती फिनोल की फॉर्मेशन। यानी कि इन मिथाइल के होने से कोई फर्क पड़ा है, नहीं। अगर यहाँ पर इथाइल भी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ सीओ पर इथाइल इथाइल लगकर आ जाता। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पर भी जब हाइड्रोजन था तो ये ऑक्साइड बनकर आ गया है। तो जब तक यहाँ पर हमारे पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन रहेगा तब तक फिनोल बनता रहेगा, तब तक फिनोल बनता रहेगा। अगर हाइड्रोजन यहां पर नहीं रहेगा तो फिर फिनोल की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। सो दिस इज प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनोल। ये हमारे सामने फिनोल का क्या है, प्रिपरेशन मेथड। सारे सुलटा दिए हैं भाई, क्या बेटा, टोलिन लोगे तो भी बन जाएगा, उस केस में वाटर बनकर आएगा, फिनोल प्लस वाटर। इथाइल बेंजीन लोगे तो भी बन जाएगा। बेंजाइलिक एच एक होना, आप तो इन दोनों CH3 का कोई रोल है, दोनों का कोई रोल है, सीधे वो तो यहां पर आ गए, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक एच होना चाहिए। लेकिन टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया फिर नहीं बनेगा, उसके पास तो बेंजाइलिक एच ही नहीं है। बहुत छोटा सा चैप्टर है फिनोल, एक लेक्चर का, और बहुत अच्छी चीजें रखे हुए हैं। क्योंकि अगर आप जब पढ़ते ना तो आपको पता भी नहीं होता कि ये है कहां पर एनसीईआरटी। याद कीजिए मैंने हर एक चैप्टर को बारीकी से तोड़ा है। समझाना मेरा काम है, संभालना आपका काम है। संभालने का मतलब है याद रखना। मैं आपको समझा सकता हूं, समय पर याद कैसे आएगा वो आपके रिवीजन पर डिपेंड करता है। समझ में आना और समय पर याद आना दो अलग बातें हैं। और मैं तो आपको भरपूर मात्रा में मौका देता हूं कि आप भूल चुके हैं, हाथों हाथ मॉड्यूल करवा दूं ना तो तुम्हें पता भी नहीं लगे, तुम खुशियां मनाते रहो और पीछे तुम्हें कुछ भी ना पता रहे। अब जब मॉड्यूल को हाथ लगाते हो तो तुम्हें लगता है कि यार ये तो पहले तो बहुत अच्छा समझ में आया था, अब भूल कैसे गया मैं। यानी कि दिमाग में एक बात तो है कि चीजें दिमाग से आउट होती रहती है टाइम टू टाइम। ऑर्गेनिक किसी का भी सगा नहीं है, मास्टर का भी नहीं है। 2-3 महीने हम नहीं पढ़े ना तो साफ हो जाता है, रियलिटी है ये। लॉकडाउन में हमने बहुत कम पढ़ाई की, पढ़ाया ही नहीं मैंने लॉकडाउन के अंदर, ऑलमोस्ट साफ हो गया था, ऑलमोस्ट। जब पहली बार लॉकडाउन के बाद क्लास ली बड़ी दिक्कतें आई, तुम्हें तो पढ़ने में, हमें पढ़ाने में आई है, क्योंकि कनेक्टिविटी बन नहीं रही थी। एक साल बीतने के बाद जब आप सब्जेक्ट को पढ़ाते हो तो जो जो फ्लुएंसी रहती है, जो कनेक्टिविटी रहती है, वो टीचर की नहीं बन रही थी। कोई ना बोले वो अलग बात है, जब 2-3 बार सिलेबस पढ़ा लिया ना फिर वही कॉन्फिडेंस वापस आया है, वरना कॉन्फिडेंस हमारा भी गायब हो गया था। सुलटा दिया है क्या, चलिए।
नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा टेस्ट ऑफ फिनोल। टेस्ट ऑफ फिनोल, फिनोल के टेस्ट को लेकर हम बात करने वाले हैं। लीजिए भाई लोगों, पहली रिएक्शन हमारे सामने आएगी। बताइए कुछ ऐसे रिएक्शंस फिनोल की जिनमें ऑब्जर्वेशन आया हो। आप ही पढ़कर आए होंगे, बता दो, हमारा काय कपड़ा खराब करते हो। फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ, कुछ याद आ रहा है? क्या बना था हमारे सामने? ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बना था। क्या था ऑब्जर्वेशन में? व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगर व्हाइट पीपीटी बने हैं तो रिएक्शन को एज ए ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल में लिया जा सकता है, टेस्ट बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन अल्कोहल नहीं देते हैं, कौन देगा? फिनोल देगा। ऑलरेडी पढ़ी हुई रिएक्शन है, जो पढ़ाऊंगा उसमें आपको डाउट ही नहीं रहेगा, इधर उधर आपको मुंह मारने की जरूरत ही नहीं रहेगी, नोटबुक तक रहे बस, सीधी सी बात है। जो पढ़ा दिया इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लौट के आगे देखोगे कि अपनी नोटबुक में बेहतरीन लिखा हुआ है। उसके बाद अगर अपन बात करें फिनोल की रिएक्शन, अगर आप किसके साथ करवा देते हैं? FeCl3 के साथ। यहां पर हमारे सामने ये न्यूट्रल FeCl3 होता है। न्यूट्रल FeCl3 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है। आपको रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। कुछ इस प्रकार से हमारे सामने बनकर आता है। इस कॉम्प्लेक्स को याद नहीं रखना है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, केवल और केवल क्या याद रखना है? कलर, कि यहां पर ऑब्जर्वेशन आती है। क्या आती है? वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स हमारे सामने बनता है। वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स अगर हमारे सामने बना है, इसका मतलब ये क्या है? फिनोल। इस रिएक्शन की मदद से आप फिनोल को अल्कोहल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इस रिएक्शन की मदद से आप फिनोल को अल्कोहल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन अफसोस आप इनोल को नहीं डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। अगर कोई आपके सामने इनोल हुआ ना, तो इनोल्स भी FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इनोल्स भी वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि इनफैक्ट ये इनोल्स का ही टेस्ट है। ये किसका टेस्ट है? इनोल का ही। और शायद आप भूल गए हैं कि फिनोल भी एक इनोल है। तो ये यहां पर आप पहचान सकते हैं। आप NaHSO3 का इस्तेमाल नहीं कर सकते या NaHCO3 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने देखा था फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का इस्तेमाल इसको पहचानने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि ये उन्हीं के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस रिलीज करता है। कौन से वाले? पैरा नाइट्रोफिनोल। फिनोल नहीं करता इसके साथ रिएक्शन, पैरा नाइट्रोफिनोल और उससे ज्यादा एसिडिक वाले फिनोल करते हैं। फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस में लिखा हुआ है, फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन में लिखा हुआ है। बताया था कि हमेशा गैस कहां से रिलीज होती है? बेस से, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनकर आता था? H2CO3, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। और कार्बोनिक एसिड फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है, जाके चेक करना, GOC में लिखा हुआ है। तो ये हमारे सामने हो गए हैं टेस्ट ऑफ फिनोल। क्या हो गए हैं? टेस्ट ऑफ फिनोल। ले देकर हमारे सामने कितने टेस्ट हैं? 2 टेस्ट हमारे सामने हैं। आपको ये पढ़ लेने, उसके अलावा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अब आती है इसकी केमिकल रिएक्शंस। 2 कोड़ी की बातें हैं, ये पता होना जरूरी है। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। पहला, एक तो एक साथ सुलटा देंगे, जो पहले पढ़ चुके हैं उनको एक साथ सुलटाएंगे भाई। जो पहले पढ़ चुके हैं उनको एक साथ सुलटाएंगे। कहां पढ़ चुके हैं मैं बताता हूं, कुछ रिएक्शंस में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। PCl5 के साथ पढ़ा चुका हूं, खुद से लिखना है, आ चुका है पहले ही। PCl5 के अल्कोहल में ही सारी रिएक्शन बता दी थी। मैंने बताया था PCl5 बेंजीन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ देता है, क्लोरोबेंजीन बनता है, साथ में ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। बट क्लोरोबेंजीन की यील्ड पुअर आती है। उससे बढ़िया हम बना सकते हैं क्लोरोबेंजीन को, कहां से? डाइजोनियम सॉल्ट, सैंडमेयर रिएक्शन या गेटरमैन रिएक्शन, या फिर आप बेंजीन का डायरेक्ट क्लोरिनेशन करवा दीजिए, बेंजीन Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो यहां से बनाने का एक बढ़िया तरीका नहीं है। और बताइए कुछ रिएक्शंस जो आप इसकी पढ़ चुके हो। आप इसकी रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करवा चुके हैं, 1-2 दिन पहले आया होगा, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में। तो यहां पर बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है, साथ में क्या निकल जाता है? ZNO।
एक अगर अपन बात करना चाहें तो एक रिएक्शन और है, लेकिन इस पर खोपड़ा खराब आपको नहीं करना है। अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई जाती है एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ फिनोल से एनिलीन की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, खोपड़ा खराब करने की जरूरत नहीं है। यह रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं है, मैं साफ बता रहा हूं। एनसीईआरटी ने इसका कोई डिस्कशन नहीं किया है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं, वहीं बता दी थी। ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है। उसके अलावा एनसीईआरटी ने एक रिएक्शन और दी हुई है। आप जब इसकी रिएक्शन K2Cr2O7 के साथ करवाते हैं एसिडिक मीडियम में, मैंने बताया था आपको, याद हो तो, कि बेंजीन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है लेकिन फिनोल ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर अब इसका कैसा इफेक्ट लगने लगा है, +R। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप बेंजीन पर प्रेजेंट होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसका ऑक्सीडेशन कर देता है। क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन, और हमारे सामने बेंजोक्विनोन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये तो दो कोडी की रिएक्शंस थी जो मैंने कवर कर दी है। एक लाइन भी ऐसी नहीं होगी जो एनसीईआरटी में हो और आपकी नोटबुक में ना हो, जो पढ़ा रहा हूं लाइन टू लाइन कवर, क्योंकि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही डर लगा रहता है कि सर एनसीईआरटी पढ़ूं ना पढ़ूं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन करना, एक्सरसाइज क्वेश्चन करना, और जब करेगा तो तुझे आनंद की अनुभूति होगी कि ये जो बातें सर ने बताई थी थ्योरी में तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन में लिखी हुई है, इसीलिए शायद इतनी बातें बताई गई है। सुलटा दिया है क्या? सुलटाइएगा, क्योंकि इसके बाद 2 रिएक्शन आने वाली हैं जो आप चैप्टर फिनोल में पढ़ते हैं, प्रिपरेशन के नाम पर क्यूमिन वाला और रिएक्शन के नाम पर राइमर टीमेन एंड कोल्बे स्मिथ। हाँ, अब ये बोल देना सर नेम रिएक्शन तो करवाई नहीं आपने, हाँ पीओसी भी नहीं करवाया आपने, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रेस तो आपने बात ही नहीं की है। हाँ, सब करवाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 17 जुलाई की बात तक पढ़ते रहेंगे अपन बैठे बैठे। मास्टर बनना आपने, क्या बनना है? मास्टर। सुलटा दिया है क्या? क्योंकि इसके बाद जो रिएक्शन आएगी उसमें मेरे को पूरा बोर्ड खाली चाहिए। इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगी, राइमर टीमेन रिएक्शन। लेकिन आजकल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो होते हैं ना, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, यहां से आते हैं क्वेश्चन तो इस टाइप के रिएक्शन से, छुपा छुपा के जो बातें लिखी है ना उनको पूछ रहा है। फेमस रिएक्शन तो ऑर्गेनिक में हर कोई पढ़ता है, आप चले जाओ यूट्यूब के अंदर 15 मिनट में ऑर्गेनिक खटाखट रिवाइज करें। पढ़ाते क्या है? यही राइमर टीमेन कोल्बे स्मिथ पढ़ाते नहीं है, आंसर हटे हुए हैं। किसका प्रोडक्ट ये, इसका प्रोडक्ट ये, इसका प्रोडक्ट ये, उनमें से एक क्वेश्चन नहीं आता। और आधे से ज्यादा तो उल्टे पुल्टे पढ़ाते रहते हैं। ये ऑनलाइन वाले से तो बचना, क्योंकि अगर तुम्हारा क्वेश्चन गलत भी हो गया ना तो क्या बोलोगे जाके, यहाँ तो कम से कम तुम बोल तो सकते हो अगली बार मास्टर मिलेगा तो सही कि देख तूने बोला था ये तो नहीं हुआ सही, और एलन भी धर लेगा कि क्या पढ़ा रहा है तू, गलत कैसे पढ़ा है तूने। लेकिन उनका कोई मिलने वाला कोई मतलब नहीं, कोई कुछ भी बोल रहा है भाई, ऑथेंटिसिटी का तो मतलब ही नहीं। कमेंट को डिलीट भी कर सकता है, ऐड भी कर सकता है। सेकंड रिएक्शन, ये मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है, पढ़िए, आपको गलत करना पढ़ेंगे। क्या हुआ? अभी मैं क्लास से फ्री हो जाता हूं, नंबर तो मैंने तेरे को दे ही दिए हैं। देखिए, राइमर टीमेन रिएक्शन की हम बात करने वाले हैं। इट्स अ मेथड ऑफ फॉर्माइलेशन ऑफ फिनोल। ये फिनोल के फॉर्माइलेशन का मेथड है। जब आप फिनोल का फॉर्माइलेशन करवाते हैं, फिनोल का क्या करवाते हैं? फॉर्माइलेशन करवाते हैं, तो उसे ही हम राइमर टीमेन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। पहले इसके बारे में 2-4 बातें लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इसकी 2 खास बातें हैं। कितनी खास बातें हैं? 2। एक तो इसमें फिनोल का फॉर्माइलेशन आप करवा सकते हैं। देखिए, गेटरमैन कोच रिएक्शन से फिनोल का फॉर्माइलेशन नहीं हो पाता है। गेटरमैन कोच रिएक्शन का भी अपना लिमिटेशन है। क्या है लिमिटेशन? ध्यान से सुनना, तबीयत से मेरी बात को। गेटरमैन कोच रिएक्शन के रिएजेंट बताओगे? HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 है कि नहीं है? यस, ये हमारे सामने है। तो यहां पर अगर आप गलती से फिनोल का या एनिलीन का फॉर्माइलेशन करवाने चले गए तो ये भी कॉम्प्लेक्स बना बैठेगा। क्या बना बैठेगा? कॉम्प्लेक्स। और शायद मैंने तुम्हें बताया हो कि भाई लोगों, ये वाले जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं देते हैं। तो एक बार जेईई मेंस ने क्वेश्चन भी पूछा था। देखिए, एनिलीन के बारे में तो खास बात यह है, एनिलीन जब रिएक्शन करता है ना और आपने गलती से AlCl3 लिया हुआ है, एनिलीन आ गया, इसका कोई डेरिवेटिव आ गया, तो वो ये कॉम्प्लेक्स बना बैठता है। क्या बना बैठता है? ये कॉम्प्लेक्स, विच इज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर।
विच इज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। ये फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी नहीं देता और आपकी गेटरमैन कोच भी नहीं देता, ये फ्रीडल क्राफ्ट भी नहीं देगा, गेटरमैन कोच भी नहीं देगा। रीजन बीइंग क्योंकि गेटरमैन कोच का भी तो इलेक्ट्रोफाइल वही है जो किस में होता था, फ्रीडल क्राफ्ट का इलेक्ट्रोफाइल होता था, तो ये रिएक्शन नहीं देता है। फिनोल के केस में प्रोडक्ट ऐसा ही बनता है जैसे फ्रीडल क्राफ्ट हुआ हो। इनफैक्ट वो जाता फ्राइज रीअरेंजमेंट से है। कहां से जाता है? फ्राइज रीअरेंजमेंट से जाता है। ऑक्सीजन भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने लगता है और रिएक्शन काफी स्लो हो जाती है। लीजिए, बहुत सारे बच्चे इसके बारे में ऑनलाइन वाले जानने की कोशिश कर रहे थे, आज म्यूट नहीं करूंगा, बोला था दो चारों को, वरना बात ये क्या है, खतरनाक है। ये देखिए हमारे सामने, ये भी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर बैठता है और कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर बैठने की वजह से इसकी भी रिएक्शन काफी स्लो हो जाती है। इनफैक्ट जेईई मेंस 2019 में क्वेश्चन आया था, एक ऑप्शन उसने दिया हुआ था, बहुत शानदार क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन भाई, जितनी तारीफ की जाए ना जेईई मेंस 2019 की उतनी कम है। क्लोरोबेंजीन दिया गया था, उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें एनिलीन दिया गया था, उसके बाद हमारे सामने फिनोल था, ध्यान से सुनते रहना, कौन था? फिनोल। और फिर हमारे सामने था नाइट्रोबेंजीन और उसने पूछा था कौन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन सबसे फास्ट देगा, कौन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन सबसे फास्ट देगा, कौन देगा सबसे फास्ट? NH2। राक्षस तेरे तो गर्दन तोड़ दूंगा मैं। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देता है क्या? एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देता ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से। फिनोल में भी कॉम्प्लेक्स बनता है, रिएक्शन स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है? स्लो। आंसर गया था क्लोरोबेंजीन, आंसर क्या गया था? क्लोरोबेंजीन, जो कि सही आंसर था। फिनोल के केस में भी स्लो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑब्जर्व होती है, जो रेट आना चाहिए था वो आता नहीं है। प्रोडक्ट ऐसा ही बनता है, ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट ऐसा ही बनता है जैसे फ्रीडल क्राफ्ट हुआ हो, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है, जो एकदम मामला अलग होता है। ये बोलना कि ये देता नहीं है, ये तो कोई बुक नहीं लिखती है, बस ये लिखती है कि इसके केस में स्लो फ्रीडल क्राफ्ट ऑब्जर्व होता है, लेकिन एनिलीन के केस में तो होता ही नहीं है। नाइट्रोबेंजीन दे ही नहीं सकता, तो ऑप्शन कौन सा गया था? ये गया था। अब थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाल, तेरे दिमाग की नसें फटने लगेंगी कि राइमर टीमेन को इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है। दो अलग अलग केमिस्ट हैं, क्योंकि अगर आप बात कर लेना चाहें फॉर्माइलेशन का, तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं कहां से? फ्रीडल एंड क्राफ्ट। क्या फ्रीडल एंड क्राफ्ट फॉर्माइलेशन करवा पाए बेंजीन का? नहीं करवा पाए, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए एसिड हैलाइड चाहिए था वो अवेलेबल ही नहीं है, फैल गए वो तो। फिर कौन आए? गेटरमैन एंड कोच, उन्होंने करवा दिया, लेकिन वो भी फंस गए एक जाल में। उन्होंने भी किसका इस्तेमाल किया है? AlCl3 का इस्तेमाल किया है। ये भी एनिलीन और फिनोल के केस में कॉम्प्लेक्स बना बैठता है। तो इसका भी यानी कि आप फिनोल का और एनिलीन का फॉर्माइलेशन नहीं करवा सकते यूजिंग गेटरमैन कोच रिएक्शन। फिर आए कौन? राइमर एंड टीमेन, कि हम बताते हैं साहब कि फिनोल का फॉर्माइलेशन कैसे करवाया जाता है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये इज्जत होनी चाहिए कि राइमर एंड टीमेन को इतना इज्जत क्यों दिया जाता है, ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने वो कर दिखाया जो गेटरमैन कोच भी नहीं कर पाए थे, फिनोल का फॉर्माइलेशन करवाया। अब आप सोचिए, क्या वो AlCl3 इस्तेमाल मिलेंगे? नहीं, बेवकूफ है क्या? जो गेटरमैन कोच ने मिस्टेक की वही मिस्टेक वो करेंगे, तो वो अलग तरीके से फॉर्माइलेशन करवाएंगे। ये रिएक्शन दो वजहों से फेमस है। कितनी वजहों से? दो वजह से फेमस है। पहली वजह यह है कि ये फॉर्माइलेशन करवा सकता है फिनोल का। दूसरी वजह यह है इसमें मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो बनता है। नॉर्मली एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है? पैरा, लेकिन ये कौन सा देगा? ऑर्थो मेजर देगा। दो कारण है, क्लियर? तो लिखिए, फॉर्माइलेशन ऑफ फिनोल इज नोन एज राइमर-टीमेन रिएक्शन। फॉर्माइलेशन ऑफ फिनोल विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली भी लिखेंगे। फॉर्माइलेशन ऑफ फिनोल विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली, फॉर्माइलेशन ऑफ फिनोल विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली is known as राइमर-टीमेन रिएक्शन, is known as राइमर-टीमेन रिएक्शन। यानी कि क्लोरोफॉर्म और साथ में एल्कली OH- की प्रेजेंस में जब इस रिएक्शन को करवाया जाता है तो क्या बोला जाता है? राइमर-टीमेन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, in this reaction formylation takes place mainly at ortho position। important point है भाई ये। in this reaction formylation mainly takes place at ortho position। in this reaction formylation mainly takes place at ortho position। फॉर्माइलेशन मेनली कहां पर होता है? ऑर्थो पोजीशन पर होता है। सल्टा दिया है। चलिए देखिए,
जिस इंसान ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है ना, वो एनसीईआरटी की इज्जत कभी नहीं कर सकता। या तो उसने पढ़ी, उसको समझ में नहीं आया, तो वो कहते, वो कहावत है ना, अंगूर खट्टे वाली कहानी हो जाती है, ये कुछ है ही नहीं इसके अंदर, क्या ही पढ़ा हूं मैं। अब अगर जिसने पढ़ी है वो तबीयत से इन चीजों को जानता है। पहले रिएक्शन करवाई जाती है NaOH के साथ, लाजमी है। क्या बनकर आएगा हमारे सामने, क्या बनकर आएगा, सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम फिनेट। एसिड बेस रिएक्शन हुई है, क्या हुई है, एसिड बेस रिएक्शन हुई है। फिर रिएक्शन करवाई जाती है इसकी क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। क्या होगा, अब क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। क्लियर। जब ये रिएक्शन हमारे सामने होती है तो ये प्रोडक्ट बनकर आता है। एक एक चीज एनसीईआरटी ने तबीयत से लिखी है कि दिस इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन का इंटरमीडिएट बनता है। खतरनाक तरीके से बात करता है भाई कि तू बिना मैकेनिज्म लिखे पढ़ के तो दिखा, आगे बढ़ेगा कैसे। ये बनता है इंटरमीडिएट के तौर। फिर हमारे सामने रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में, OH माइनस की प्रेजेंस में, और सेकंड स्टेप में H3O प्लस यहां पर लाया जाता है। और जैसे ही ये लेकर आते हो तो ये हमारे सामने बन जाता है ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड। क्या बनकर आता है, ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट के तौर पर बनता है। एंड देयर विल बी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर विल बी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप। अगर एक साथ आप लिखना चाहते हो तो ये कुछ इस प्रकार से रहता है। ये हमारे सामने कौन है, फिनोल। फिनोल की रिएक्शन सबसे पहले करवाई जाएगी किसके साथ, NaOH। ये डाइल्यूट ले सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साथ में हमारे सामने कौन रहेगा, क्लोरोफॉर्म। सेकेंड स्टेप में यहां पर कौन लिया जाता है, H3O प्लस। ये दोनों मिलकर फॉर्माइलेशन करवा देते हैं। CHO ग्रुप क्या लगना फॉर्माइलेशन कहलाता है। फॉर्माइलेशन ऑर्थो पोजीशन पर भी होता है और फॉर्माइलेशन कहां पर होता है, पैरा पोजीशन पर भी होता है। लेकिन मेजर प्रोडक्ट कहां से बनकर आता है, मेजर प्रोडक्ट कहां से बनकर आता है, मेजर प्रोडक्ट हमारे सामने ऑर्थो से बनकर आता है। जब मैं 2 लिखूंगा या 2 से ज्यादा लिखूंगा तो मेजर लिखूंगा, और 1 लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट वही मेजर रिएक्शन का प्रोडक्ट रहा होगा। तो देखिए, क्या हमने यहां फॉर्माइलेशन करवा दिया है, यस। क्या हमने AlCl3 का इस्तेमाल किया, नहीं किया। ये एक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, ये एक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। लेकिन इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो थोड़ा सा अलग है, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो थोड़ा सा अलग है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या, बने हुए प्रोडक्ट्स को आप सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा, कम। और इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा, ज्यादा। तो इनको आप सेपरेट भी कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म की बातें। किसकी बातें आएंगी, मैकेनिज्म की बातें आएंगी कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। पहले तो आपको उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रिएक्शन को इतनी इज्जत दे क्यों रहे हैं। इनफैक्ट रिएक्शन जो है ना वो फिनोल की है, फिनोल की नहीं, बेंजीन की है। OH तो क्या है, जस्ट एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या है, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्योंकि आप जानते हैं इस OH को हम लिविंग ग्रुप में तो कन्वर्ट कर नहीं पाए थे, तो अब ये सारी रिएक्शन किस पर करवाएगा, बेंजीन पर करवाएगा। सुलटा दिया है क्या, यहां तक एक बार सुलटा दो, क्योंकि बोर्ड अपने पास छोटा है, मैकेनिज्म थोड़ा सा चलेगा। सुलटाया क्या, क्लोरोफॉर्म और वाटर में से कौन ज्यादा एसिडिक है, क्लोरोफॉर्म और वाटर में से ज्यादा एसिडिक कौन है। हाँ, पुरानी यादों में खोया रहे ना राक्षस, मेरी बातें मत याद रखने की भी। क्या बताया था तुमको हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर, बताया था कि नहीं बताया था। CCl3 माइनस बाहर निकल गया और OH माइनस बाहर नहीं निकला, इसका मतलब ज्यादा स्टेबल कौन था, CCl3 माइनस। मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। सारी बातें क्लियर की हुई हैं। 2 से 3 बार ये बात की उसने, हेलोफॉर्म में बात की, उसके बाद आइसोसाइनाइड टेस्ट में बात की, और उसके बाद आज फिर बात करेगा राइमर्टिमेन रिएक्शन में। सुलटा दूं क्या, चलिए मैकेनिज्म की बातें करते हैं। किसकी बातें करते हैं, मैकेनिज्म। ध्यान से सुनेंगे भाई लोगों, मैकेनिज्म।
ये लीजिए, आंसर तो आपको पता ही चल चुका है, क्लोरोफॉर्म और ऑक्सीजन वाला बेस OH- पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 बार, एक बार आइसोसाइनाइड टेस्ट, दूसरा राइमर-टीमेन रिएक्शन। ये देखिए, ये हमारे सामने दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म, ध्यान से सुनते रहेंगे। क्लोरोफॉर्म हमारे सामने दिया हुआ है, रिएक्शन करवाई गई है OH- के साथ। आप बताइए एनायन का पहला काम क्या होता है? एनायन का पहला काम क्या होता है? डीप्रोटोनेशन। और क्या ये जो H आपके सामने है ये एसिडिक हाइड्रोजन है? जी हाँ, ये एसिडिक हाइड्रोजन है OH- के लिए। तो ये हमारे सामने है एसिडिक हाइड्रोजन, हालांकि ये जुड़ा हुआ किससे है? कार्बन से, लेकिन ये 3Cl3 ने इतना, सॉरी 3Cl ने इतना -I इफेक्ट लगा रखा है इसके ऊपर कि इसका नेचर कैसा हो गया है? एसिडिक। अगर यहां से हमने एसिडिक हाइड्रोजन चुरा लिया तो बताइए CCl3- की फॉर्मेशन हो जाएगी। यस, विच इज बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड। ये सारी बातें अपन जीओसी में कर चुके हैं। यहाँ पर बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग भी बेहतरीन वाली बैक बॉन्डिंग है, 2p पाई 3d पाई, सॉरी 2p पाई एंड 3d पाई बैक बॉन्डिंग है, जो कि 3p पाई से क्या होती है? बेटर। कौन सी बैक बॉन्डिंग है? 2p पाई किसका है? कार्बन का। 3d पाई किसका है? क्लोरीन का। बेहतरीन बैक बॉन्डिंग होती है कि नहीं होती है? अगर इसका 2p का किसके साथ करूं? इसके साथ कर दूं, बताइए कौन सी बैक बॉन्डिंग बढ़िया होती है? ऊपर वाली बैक बॉन्डिंग शानदार है। तो यहां पर बेहतरीन बैक बॉन्डिंग की वजह से ये आपका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? स्टेबलाइज। यहां तक मामला चल चुका, आप ध्यान से सुनना। हेलोजन क्या होता है? लिविंग ग्रुप। हेलोजन क्या होता है? लिविंग ग्रुप। आपको कई दफा बताया, एक्स किसी का भी एक्स बन सकता है। अगर एक्स यहां से, ध्यान से सुनना भाई, एक्स यहां से इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाए तो सबसे पहले बताओ, कार्बन के ऊपर एक ऑर्बिटल में लोन पेयर अवेलेबल है? यस, ये रहा लोन पेयर। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया तो कार्बन पर कैसा चार्ज आना चाहिए था? पॉजिटिव। लेकिन पहले से कैसा है कार्बन पर चार्ज? नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। कितने Cl रह जाएंगे? 2 Cl। और ये वाला ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? खाली। जो कार्बन क्लोरीन वाला बॉन्ड है उसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर Cl चला गया, ये ऑर्बिटल क्या हो गया है? खाली हो गया है। साथ में कौन निकल जाएगा यहां से? Cl-। भाई लोगों ध्यान दीजिए, दिस इज द RDS ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। यही केमिकल रिएक्शन का RDS होता है, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। इस रिएक्शन का RDS नहीं है। ये जो बनकर आया है इसे हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। क्या बोलते हैं? डाइक्लोरोकार्बिन के नाम से इसको जाना जाता है, विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो कई बार हमसे पूछ लेता है कि बताइए इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है? डाइक्लोरोकार्बिन। आप बता सकते हैं डाइक्लोरोकार्बिन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट। इलेक्ट्रोफाइल है ये, बढ़िया है। किस पर रिएक्शन करेगा? बेंजीन पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारे सामने दिया हुआ है फिनोल। मीडियम कैसा है भाई लोगों? थोड़ा सा मेरे को बताते हुए चलना। मीडियम कैसा है? बेसिक। बेसिक मीडियम के अंदर डीप्रोटोनेशन ना हो ऐसे तो हालात ही नहीं है। अगर यहां पर डीप्रोटोनेशन हो गया तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? फिनॉक्साइड आयन की हो जाएगी। ये NaOH साथ में चल रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ये फिनॉक्साइड आयन बन गया। याद कीजिए, मैंने आपको कई दफा ऐसी बातें बताई हैं। अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन, ध्यान से सुनना भाई लोगों, बेंजीन की रिएक्शन Br2 के साथ करवाऊं तो क्या एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी? नहीं होगी। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अगर मैं Fe ले लूं तो हो जाएगी? बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है। अगर यहां पर एनिसोल लेता हूं, क्या लेता हूं? एनिसोल, और Br2 लेता हूं तो क्या मुझे कैटालिस्ट चाहिए? हो जाएगी। मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी कि ये प्लस से बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देता है। आज बताऊंगा कैसे बढ़ता है। देखिए ये आ चुका है O-। यस, ये अब रिंग को खतरनाक न्यूक्लियोफिलिक नेचर देगा। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। होगा कि नहीं होगा? ये बताइए O-+R से कैसा डायरेक्टिंग नेचर रखना चाहिए? ऑर्थो या पैरा? ये आ गया नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पर। एक बार रेजोनेंस करवाओगे कहां चला जाएगा? पैरा। इसीलिए इनकी प्रेजेंस में आपका इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पर जुड़ता है या पैरा से जुड़ता है। ये एक्सप्लेनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये प्लस आर वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। मैंने सिग्मा कॉम्प्लेक्स से भी एक्सप्लेन किया था, सेम टू सेम। क्लियर? ये हमारे सामने बनकर आ चुका है। डाइक्लोरोकार्बिन के बारे में अगर अपन बात करना चाहें तो डाइक्लोरोकार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ये करेगा इसके ऊपर अटैक। बहुत सारे लोग यहां RDS लिखते हैं, बचे हैं भाई, बचे हैं। ये रिएक्शन का RDS नहीं है, क्योंकि रिएक्शन का RDS हमेशा एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया जाता है। तो यहां पर हमारे सामने कुछ ऐसा आएगा,
जैसे ही ये जुड़ेगा रिंग का नो डाउट एरोमेटिक कैरेक्टर का क्या हो जाएगा, लॉस। ये बन जाएगा, कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो बताइए। क्या यहाँ पर एच है? क्या यहाँ पर एच है? क्या यहाँ पर एच है? ये एच बस अब मैंने हाईलाइट कर दिया है। जैसे ही बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, गायब। बताइए बेंजीन को अपना एरोमेटिक कैरेक्टर वापस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बेंजीन को अपना एरोमेटिक कैरेक्टर वापस चाहिए तो किसको हटाएगा, जहां पर कोई जुड़ता है उसी को हटाएगा। तो यहां से ये इसको हटा देता है और क्या कर लेता है, टोटोमेरिज्म। जैसे ही H प्लस हटता है, ये माइनस उसको कैप्चर कर लेता है। क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। ये हमारे सामने एक प्रकार से हम इसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म हो जाता है। क्या हो जाता है, टोटोमेरिज्म हमारे सामने हो जाता है। और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, O माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर कौन आ जाएगा, O माइनस। आप बताइए अगर इसने H को कैप्चर कर लिया तो CH कौन लगे हुए मिलेंगे, 2Cl। याद करो ये इंटरमीडिएट एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। ये इंटरमीडिएट किसने लिखा है, एनसीईआरटी ने। पापा है वो सबका। इतनी छोटी छोटी चीज लिख के चलता है कि तू बिना मैकेनिज्म लिखे आगे बढ़। कहीं नाम नहीं लिया, डाइक्लोरोकार्बन इसके अंदर बनता है। फिर भी नीट ने पूछा कि बिना डाइक्लोरोकार्बन के ये कैसे बनता है, तू कैसे बताएगा बच्चे को, तेरे को बताना ही पड़ेगा। अगर मैं यहां पर Na+ लगा दूं तो किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? ये उसने इंटरमीडिएट के तौर पर मेंशन किया हुआ है। अभी इससे आगे का प्रोसेस भी है, लेकिन उससे आपको कभी कोई बात पूछ नहीं सकता। रिएक्शन किस में करवाई जा रही है, OH माइनस। अब मैं जुगाड़ से चल रहा हूं, मैं क्लियरली बता रहा हूं ये जुगाड़ है, इसका रियलिटी से कभी भी कुछ लेना देना नहीं था। एक कार्बन पर 2Cl क्या लगा देंगे, OH, दो OH आएंगे तो क्या बन जाएगा, CO। तो ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से बनकर आता है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, वो जुगाड़ है। ये बनेगा और साथ में कौन बन जाएगा, CHO। क्या बन जाएगा, CHO। अब बताइए दूसरे स्टेप में आपने H3O+ डाला हुआ है, अब आएगा रोल ऑफ H3O+, क्योंकि H3O+ का काम क्या होता है, प्रोटोनेशन। तो ये क्या कर देगा, प्रोटोनेशन। अगर प्रोटोनेशन यहां पर हो चुका है तो क्या बनकर आएगा हमारे सामने, ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या पैरा से भी ये प्रोडक्ट बन सकता है? यस। कैसे, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। यहां से अटैक करेगा, पैरा पे जाके लग जाएगा। लेकिन ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है इसके अंदर, ऑर्थो। यही इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है। देखिए ये जो कार्बिन यहां पर बनी है ना भाई लोगों, इसे हम बोलते हैं कौन सी कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन। कार्बिन दो टाइप की होती है, एक सिंगलेट होता है और एक क्या होता है, ट्रिपलेट। ये हमारे सामने सिंगलेट कार्बिन है। मैं इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में होते हैं तो सिंगलेट बोला जाता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग में चले जाते हैं तो ट्रिपलेट बोला जाता है। कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है, कंडीशन डिपेंडेंट होता है कि कौन है साथ में, CCl2 है या CH2 है, यानी कि मिथाइल कार्बिन है या फिर डाइक्लोरोकार्बिन है। वो कंडीशन डिपेंडेंट होता है। बैक बॉन्डिंग की कहानी यहां चलती है, लेकिन हमें उस पर बातें नहीं करनी। जो बात एनसीईआरटी नहीं बोलेगा मैं बोलना ही नहीं चाहता, चाहे मुझे कितना भी क्यों ना आता हो। छापिए, आगे बढ़ूंगा। अगर तुम्हें हल्का सा डाउट लगे तो बाहर पूछ के देखना, उधेड़ दूंगा। जितना पढ़ा होगा उससे 2 कदम आगे ले जाके छोड़ूंगा। क्लास में नहीं बोलूंगा क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है। वो बेचारा जो नहीं पढ़ना उसको भी स्टार लगा के बैठा रहता है। ऑनलाइन में तो बहुत लोगों का फायदा हो गया है। बहुत मेहनत कर रहे हैं कुछ टीचर्स। जिससे सीखोगे उससे आगे कभी नहीं निकल सकते। ये पुरानी कहावत है। जिसको आप फॉलो करते हैं उसको क्रॉस कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपसे 2 कदम आगे चलेगा। देखिए इलेक्ट्रोफाइल कौन है इसका, डाइक्लोरो कार्बिन है कि नहीं है? क्या हमने AlCl3 का इस्तेमाल किया? नहीं। फाइनल प्रोडक्ट में ऐसा लग रहा है कि H हटाकर हमने क्या लगा दिया है, CHO। लेकिन हमने फॉर्माइल कार्बोकेटाइन कहीं नहीं बनाया, कहीं भी फॉर्माइल कार्बोकेटाइन नहीं बनाया। यस, क्लोरोफॉर्म की मदद से फॉर्माइलेशन करना फिनोल का राइमर-टीमन रिएक्शन कहलाता है। इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज डाइक्लोरोकार्बिन, पूछा जा चुका है ऑलरेडी। मेन प्रोडक्ट कहां से आता है,
ऑर्थो से। अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक कर दी जाए तो पैरा से। बेंजीन का आज भी वही रूल है, जहां पर कोई जुड़ेगा वहीं से कोई हटेगा। ये डाइक्लोरोकार्बन कहां पर जुड़ा, यहां पर, तो वहीं से क्या हटा, H। जहां जो जुड़ेगा वहीं से कोई हटेगा। आज भी इसका फंडा क्लियर है, इप्सो रिप्लेसमेंट होता है। थोड़ी सी आपको दिक्कतें तो आएंगी मेजर में, सिलेबस को लेकर आएंगी। क्यों? क्योंकि अभी भी उसी तरीके से आती है, GOC1, GOC2, रिएक्शन मैकेनिज्म 1, रिएक्शन मैकेनिज्म 2। या मुझे आज तक खुद को क्लियर नहीं है कि GOC1 कहां तक है और GOC2 कहां से शुरू हो जाती है। इनफैक्ट बहुत सारे टीचर्स को खुद को क्लियर नहीं है, वो अपने हिसाब से GOC1 GOC2 पढ़ाते रहते हैं बेचारे। सीधा बात बोलो ना, GOC, उसके बाद चैप्टर के नाम डालो। चैप्टर के नाम डालने पर दिक्कतें हो जाती है, बच्चों को पता चल जाता, अरे ये भी दिया हुआ क्या इसके अंदर। तो यही बैठा है, सुलटा दिया है क्या? ये मैंक राक्षस का लिख रहा है। नहीं नहीं, ब्लॉक कर दो। ब्लॉक तो मैंने वाई में एक को किया था, आते ही मैं ब्लॉक करता था। कई बार म्यूट कर दिया देते थे, उसने मेरे को बोला कि केस कर दूंगा वहां पे। आप ब्लॉक, आप म्यूट कैसे कर सकते हो, मैं आप पे केस करूंगा। मैंने कहा तुम, मैं भी ये चाहता हूं तू केस कर, मेरी जिंदगी में कुछ नया हो नहीं रहा है, मैं भी एकदम तपा हुआ हूं, खुद से तो कुछ हो नहीं रहा है, शायद तू ही कुछ कर दे और एलन फिर मेरे साथ कुछ कर दे तो शायद जिंदगी में अच्छा हो जाए। मैं बहुत पॉजिटिव हूं। अगर एलन मेरे को बोले ना सर कल से आप जाओ, मैं बोलूंगा बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदगी में शायद आगे बढ़ने का मौका आपने दे दिया है। यहाँ टिका रहता तो एक दिल के अंदर दर्द बना रहता है, डर बना रहता है कि नौकरी चली गई तो क्या होगा, चली जाएगी तो फिर देखेंगे क्या होगा, कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी। लाइफ में आगे बढ़ते रहो। अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक हूं, अपॉर्चुनिटी खोज ली जाएगी। कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है, बुरा किसी के साथ होता ही। अबे मैं कुछ बोल रहा हूं, तुम कुछ मतलब निकाल रहे हो। मैं तो तुम्हें पॉजिटिव बता रहा हूं कि लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ये रियलिटी है। थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, लेकिन लंबे समय के हिसाब से सोचा जाए तो अच्छा ही होता है। सुलटा दिया है क्या? मैं जानता हूं ज्ञान की तुम्हारे पास कोई कमी, तुम बेटा पेशेंट को दवाइयां कम और बातें ज्यादा करोगे, वो बोलेगा डॉक्टर साहब टाइम नहीं है मेरे पास, दवाई दो जल्दी से आप, कि नहीं नहीं दवाई का क्या करेगा, बात सुन तू मेरी, दवाई तो तेरे कोई भी दे देगा, लेकिन जो मैं ज्ञान दूंगा ना वो कोई नहीं देगा। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप समझ जाइए। ये राइमर-टीमन रिएक्शन है, फॉर्माइलेशन ऑफ फिनोल, बट ऑल द ऑर्थो पोजीशंस आर ब्लॉक। पैरा पे करवा देंगे, हमें क्या दिक्कत की बात है। ऐसी बात करें जैसे हमने रटा हुआ क्वेश्चन को, हमें पता है ये नेगेटिव यहां से अटैक करने लग जाएगा, तो रिएक्शन कहां पर होने लग जाएगी, पैरा से। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? नहीं। ऑर्थो होती तो ऑर्थो पर करवा देते, ऑर्थो ब्लॉक कर दिया तो पैरा से करवा देंगे, कोनो दिक्कत की बात है ही नहीं। इंटरमीडिएट पूछ सकता है, इलेक्ट्रोफाइल पूछ सकता है, इंटरमीडिएट पूछ सकता है और इलेक्ट्रोफाइल पूछ सकता है। नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन रहेगी चैप्टर फिनोल की, नंबर कौन सा रहे? थर्ड है कोल्बे-स्मिथ रिएक्शन। कोल्बे-स्मिथ रिएक्शन हमारे सामने रहने वाली है। देखिए एनसीईआरटी ने तो कोल्बे लिखा हुआ है, लेकिन पूरा नाम क्या है, कोल्बे-स्मिथ रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। दोनों रिएक्शन कौन सी हैं? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इनफैक्ट ये रिएक्शन फिनोल की है या बेंजीन की है? बेंजीन की है। फिनोल तो बस रिंग को एक्टिवेट कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये कार्बोक्सिलेशन करवाने का मेथड है,
क्या करवाने का मेथड है? कार्बोक्सिलेशन। और इसके अंदर भी जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्थो से ही बनेगा अगर आप इस्तेमाल NaOH का करते हैं तो। सबसे पहले रिएक्शन करवाई जाती है NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ। आप बता सकते हैं अगर NaOH ने रिएक्शन किया तो क्या बनकर आएगा हमारे सामने? फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी? सोडियम फिनॉक्साइड की। होगी कि नहीं होगी? यस। फिर रिएक्शन करवाया जाता है किसके साथ? नंबर 1 पर रिएक्शन होती है CO2 के साथ, और नंबर 2 पर रिएक्शन H3O प्लस के साथ करवाई जाती है। किसके साथ करवाई जाती है? H3O प्लस के साथ करवाई जाती है। तो यहां से भी मेजर प्रोडक्ट जो हमारे सामने बनता है वो ऑर्थो से बनता है और फॉर्मेशन हो जाती है ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड की। किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड की। ऑर्थो भी बनेगा, पैरा भी बनेगा। ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यस। पैरा में कौन सी रहेगी? इंटर। ऑर्थो में कौन सी रहेगी? इंट्रा। तो इनके भी बॉइलिंग पॉइंट में फर्क आएगा क्या? जी हाँ। तो इनको भी ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, यस। इनको भी सेपरेट कर लेंगे। जैसे आप ऑर्थो नाइट्रोफिनोल पैरा नाइट्रोफिनोल को करते हैं वैसे ही ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड पैरा सल्डिहाइड को कर सकते हैं, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड और पैरा सैलिसिलिक एसिड को कर सकते हैं। ये इस रिएक्शन का कैसा प्रोडक्ट है? मेजर प्रोडक्ट हमारे सामने है, बोलते हैं ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? होनी भी नहीं चाहिए। अब इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो बनता है या पैरा बनता है, वो बेस कौन सा लिया उस पर भी डिपेंड करता है। NaOH का इस्तेमाल करते हो तो ऑर्थो बनता है, KOH का इस्तेमाल करते हो तो पैरा बनता है। कोई नहीं पूछेगा, फालतू की बातें हैं ये। पढ़ा पढ़ा के बंद कर दिया पढ़ाना, नहीं पूछता है, नीट बात ही नहीं करता है। जो उसने नहीं लिखा है NCERT में वो इंटरेस्टेड नहीं है कि कुछ ना भी पढ़ ले तुम, मैं तो वही पूछूंगा जो NCERT में। और उसने NCERT में 12th के हिसाब से कम नहीं लिखा है, बहुत ज्यादा लिख रखा है 12th बच्चे के हिसाब से, जो पहली बार ढंग से +1 में ऑर्गेनिक पढ़ता है, पहली बार ढंग से। और 12th में एकदम इतना लेवल दे दिया है उसने, हल्का लेवल नहीं है 12th के हिसाब से। वो अलग बात है कि आप ऑर्गेनिक को 4 साल से पढ़ रहे हैं, अभी तक आप ग्रेजुएट हो जाते, आपको इजी लगने लग गई है क्योंकि आप अभी तक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो। तो अगर तरीके से पढ़ रहे होते तो ग्रेजुएशन में +2 की बातें पढ़ोगे तो आसान तो लगेंगी ही। नहीं, बात तो सही है ना, बात क्या है? सही है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेवल लेवल के चक्कर में सुलटते रहते हैं, बैठे रहते हैं कि हाँ इस बार मजा आ रहा है, लेवल आ रहा है। तो नीट तो नहीं पूछेगा ना, नीट तो 12th हिसाब से पेपर बनाएगा, चाहे अपन कितना भी पढ़ लें। बहुत सारे नेम रिएक्शन है, नोवेंजल, परकिन और बहुत सारे रिएक्शंस हैं, पढ़ते रहो। पिनाकोल, पिनाक्लोन, बेंजाइन, सब पढ़ो। हाँ, देखिए मैकेनिज्म की बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हमारे सामने है फिनोल, बहुत आसान सी रिएक्शन है। फिनोल की रिएक्शन किसके साथ होगी? बेस के साथ। बेस कौन सा लिया हमने? NaOH। बताइए किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? फॉर्मेशन हो जाएगी फिनॉक्साइड आयन, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड आयन या सोडियम फिनेट। अब आप जानते हैं ये O- क्या करने वाला है? ये O- बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाला है। कैसे बढ़ाएगा? +R लगाकर। मेनली कहां पर बढ़ाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पर बढ़ाएगा। तो बेंजीन को एक पावरफुल न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर देगा, यस। अगर उसने बेंजीन को पावरफुल न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर दिया है तो यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। ये बनेगा। अगर यही रेजोनेंस करवा दोगे तो नेगेटिव चार्ज किधर निकल लेगा? पैरा पर निकल लेगा, अटैक से होने लग जाएगा। आप जानते हैं CO2, ये आ गया, देखो CO2 आ गया कि नहीं आ गया? ये CO2 इज ए सर्टिफाइड इलेक्ट्रोफाइल। पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा, घटैक। और जैसे ही ये वाला अटैक होगा आप समझ सकते हैं रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? गायब। रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? गायब। यहां पर मैं H को कुछ इस तरीके से दिखा दूं, अभी तक मैंने H दिखाया नहीं था, हालांकि हर कार्बन पर एक H होता है। तो यहां पर बन जाएगा O- और यहां पर रहेगा CO। Na+ तो क्या है? स्पेक्टेटर आयन, इसके साथ निकल लेगा। किसके साथ निकल लेगा? O- के साथ निकल लेगा। रिंग ने अपना एरोमेटिक कैरेक्टर गवा दिया है क्या? यस, sp3 हो गया है। खट्टैक से उसको अपना एरोमेटिक कैरेक्टर चाहिए, तो यहां से इस H को हटाकर क्या करेगा? टोटोमेरिज्म। तुरंत ये H को हटा देगा और क्या करने लगेगा? टोटोमेरिज्म, यानी कि गेन ऑफ एरोमेटिसिटी। और जब एरोमेटिसिटी को गेन करेगा तो यहां पर रहेगा O-, यहां पर भी हमारे सामने रहेगा O-, यहां पर रहेगा CO, और इन दोनों O- के बीच में फिट हो जाता है Na+।
इन दोनों O माइनस के बीच में फिट हो जाता है Na+। ये यहां पर कीलेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? कीलेशन। की होता है, ची होता है? की होता है जहां तक मैंने पढ़ा है। कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं, बात तो एक ही है। तो यहां पर हमारे सामने 6 मेंबर रिंग बनने लगती है, जिससे ये नेगेटिव चार्ज को क्या मिलती है? स्टेबिलिटी। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। 6 मेंबर्ड कीलेशन यहां पर आपको दिखाई देगी, इंक्लूडिंग Na+। ध्यान से सुनना, ये Na+ इन दोनों के बीच में फिट होकर एनायन एनायन के रिपल्सन को किस में कन्वर्ट कर लेता है? अट्रैक्शन में। जैसे न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारे प्रोटॉन्स को होल्ड करने में कौन मदद करता है? न्यूट्रॉन। कौन मदद करता है? न्यूट्रॉन। ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अगर ये Na+ नहीं होता तो Na+ इन दोनों के बीच में फिट हो जाता है और इस रिपल्सन को अट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर आप KOH लेते हैं ना, तो K+ की साइज Na+ से क्या होती है? ज्यादा। अगर मैं आपसे पूछूं Na+ और K+ में से किसकी साइज ज्यादा है? K+ की साइज ज्यादा है। तो ये जो कैविटी है ना, उसमें K+ फिट नहीं होता, और फिट नहीं होता तो फिर मेजर प्रोडक्ट कहां से आने लगता है? पैरा से। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई एंड पाई विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। पैरा से अटैक होने लग जाता। कोई नहीं पूछेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने क्या करवा दिया है? H3O+ यहां पर डाल दिया है। H3O+ डालने का मतलब क्या करवा रहे हो? प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन यहां पर होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में। हालांकि इसमें ऑर्थो के बनने का मेन कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहले यहां भयंकर रिपल्सन था। अगर Na+ नहीं होता तो आज ये बन ही नहीं पाता। तो ये हमारे सामने बनकर आ जाता है मेजर प्रोडक्ट। क्या बनकर आता है? मेजर प्रोडक्ट। ऑर्थो से मेजर प्रोडक्ट बनता है। आप परेशान ना हो, NaOH का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका इस्तेमाल होगा? NaOH। KOH का कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं है। तो यहां पर आपने क्या करवा दिया है? कार्बोक्सिलेशन। COOH ग्रुप का लगना कार्बोक्सिलेशन कहलाता है, और CO2 का हटना डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। मेनली कहां पर जोड़ा है? ऑर्थो पर। कोलबे स्मिथ का भी मेजर प्रोडक्ट कहां से आ रहा है? ऑर्थो से, NaOH में। और राइमर टिमेर का भी कहां से बना रहा था? ऑर्थो से। दोनों ही के केस में क्या ऑर्थो वाला इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा? यस। क्या उससे उसके बॉइलिंग पॉइंट में फर्क पड़ेगा? यस। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड और ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, तीनों के केस में उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनके पैरा के आइसोमर के कंपैरिजन में। एक चीज पर ही ध्यान नहीं देना है, कुछ भी हमसे पूछ सकता है, सुलटा दीजिए इसको। सिंपल सी रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? सिंपल सी। मैं चाहता ना तो उसी के साथ एरोमेटिक जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहता ना, वही दोनों को समेट लेता, लेकिन चैप्टर एक खत्म हो जाता फिनोल। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यही आएंगी, लेकिन जो और रिएक्शंस किए हैं वो गलती से आ जाएगी। जिंक के साथ रिएक्शन आ जाएगी, टेस्ट पूछ लेगा फिनोल का। उसको भी पता है कि ये तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हर बच्चा रिवाइज करेगा इसको। तो RDS वही है इसमें, तो लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। ब्रेक टाइम इसके बाद लेंगे। ये देखिए, ये हालांकि अपने सिलेबस की बात नहीं है, आपने पहले भी पढ़ी है, ये आता रहता है। CCl4 के साथ रिएक्शन NaOH, आप पहले से ही जानते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें भी बिल्कुल रिएक्शन ऐसा ही प्रोडक्ट देती है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। यहां पर भी ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड हमारे सामने बनकर आ जाता है। NCERT ने इसका कोई डिस्कशन नहीं किया है। रिएक्शन का प्रोडक्ट एग्जैक्टली ऐसा ही बनता है जैसे कोल्बे स्मिथ में बनकर आता है। एक बात बतानी है, क्योंकि ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड से आप बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग बना लेते हैं, एस्प्रिन। उसके बारे में भी ढेर सारी बातें करेंगे। उसके बाद लेंगे ब्रेक, और जिनको जाना है जा सकते हैं, क्योंकि और भी निहायत आसान रिएक्शन शुरू होंगी। रेडिकल नहीं जाना है तो आपका स्वागत है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। और कहाँ म्यूट किया है? अभी इतना सियाना तो मैं भी हूं, जो नहीं बोलना होगा वो नहीं बोलूंगा मैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। रेडिकल में चटाक्स लगाए, चटाक्स लगाए, चटाक्स, बहुत आसान, एकदम निहायती। देखो क्या, आपका कोई भरोसा नहीं है। ये इज्जत कब आई मैंने 2 महीने में, कि बच्चा ही भरोसा नहीं करे। अरे तो मैं भगवान थोड़े हूं। नहीं नहीं, मैं पुरुष ही ठीक हूं, क्योंकि तुम वहां बनाओगे तो पुरुष भी नहीं छोड़ोगे थोड़ी देर बाद। खतरनाक लेवल के बच्चे हैं।
बाबा निराला आ रहे हैं 3 जून को। हाँ, अभी वेब सीरीज ही खत्म करनी है, वो सिलेबस बड़ा हुआ बहुत पेंडिंग है, वो मेरा सिलेबस, उसको भी निपटाऊंगा। चलिए देखिए, ये हमारे सामने ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है। ये आखिरी क्वेश्चन है, देन वी विल टेक ब्रेक एंड देन वी विल स्टार्ट रेडिकल रिएक्शन चैप्टर एल्केन। H हटा X लगा, बस बहुत सिंपल सी रिएक्शन रहेंगी। इन रिएक्शंस के बारे में आप पहले भी अच्छे से जान चुके हैं। इसको बोलते हैं बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड, ऊपर वाले को एसिटिक एनहाइड्राइड। वो माहौल बना रहे हैं, 1-2 साल ऐसे चलेगा। एसिटिक एनहाइड्राइड, ध्यान से सुनना, मैंने ये रिएक्शन आपको पहले भी पढ़ाई है। देखिए, एसिड क्लोराइड के साथ आप रिएक्शन करवाते हो तो आपको कैटालिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि CO बॉन्ड की रिएक्टिविटी को बढ़ाने का काम इसका -I ही कर देता है। बताया था मैंने आपको पहले भी कि इन केस ऑफ हैलोजेंस रिएक्टिविटी -I, ओरिएंटेशन +R। तो इसकी रिएक्टिविटी अच्छी खासी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उधर आप जानते हैं इसके +R के लगने से दोनों CO की रिएक्टिविटी क्या हो गई है, कम। तो हमें H+ लिया है, दैट इज एन कैटालिस्ट, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करवाई थी, एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ H+ लिया था कि नहीं लिया था, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन थी। एग्जैक्टली ऐसी ये रिएक्शन है। दोनों ही रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से प्रोसीड करती हैं, SNA। एसिड और उसके डेरिवेटिव की एक ही रिएक्शन है एंड दैट इज SNA। ये यहां से अपने लोन पेयर से करेगा अटैक, ये करेगा अटैक और ये पूरा लिविंग ग्रुप निकलेगा बाहर खटैक। अब मैं हटा देता हूं वरना बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। ये करेगा अटैक, ये पूरा निकलेगा खटैक। एडिशन एलिमिनेशन के थ्रू, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं होता है, पहले एडिशन फिर एलिमिनेशन। ये करेगा अटैक और ये निकलेगा बाहर अटैक। ये जो हमारे सामने कंपाउंड बनकर आता है, ये एक काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्या है भाई, ड्रग हमारे सामने रहता है। इसका आयुपैक नेम भी आप देखना बहुत बढ़िया है। इसको बोलते हैं हम क्या, एस्प्रिन। क्या बोलते हैं, एस्प्रिन। इस ड्रग के बारे में भी काफी बातें हैं, आप बायोलॉजी में भी पढ़ लेते हैं इसको, किसके अंदर, ड्रग्स वाले में, डिजीज वाले में। ध्यान से सुनना, बहुत सारी बातें हैं, 1 बाय 1 मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो इस ड्रग का इस्तेमाल एंटीपायरेटिक ड्रग के तौर पर किया जाता है। एंटीपायरेटिक बोले तो फीवर कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, एंटीपायरेटिक। इसका इस्तेमाल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के तौर पर भी किया जाता है, स्वेलिंग को कंट्रोल करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग स्वेलिंग को कंट्रोल करने के काम में आता है। उसके अलावा इसका अगर अपन बात करना चाहें तो ये कई बार हार्ट पेशेंट को भी रिकमेंड किया जाता था। जो ब्लड थिक हो जाता है ना, उसको थिन करने के लिए एस्प्रिन का इस्तेमाल किया जाता था। हार्ट पेशेंट्स को ये रेगुलर तौर पर दिया जाता था। हालांकि बाद में इस ड्रग को बैन कर दिया गया इसके साइड इफेक्ट की वजह से। जो जिन्होंने पहले खा लिया उनका क्या, वो अपने रिस्क पर खाते हैं। 10-12 साल तक चली, उसके बाद बैन कर दिया गया कि हो इसके तो साइड इफेक्ट है, वो दूसरे साइड इफेक्ट होते हैं, कंपनी से पैसे नहीं पहुंचाओगे। फिर दूसरी बात अगर अपन बात करें, ये नॉन नार्कोटिक ड्रग है। कैसा है, नॉन नार्कोटिक ड्रग। देखिए, लॉकडाउन ने कुछ काम तो बेहतरीन किए हैं, खासकर रिया चक्रवर्ती जी ने एनसीबी का रोल समझा दिया। बचा हुआ काम किसने कंप्लीट कर दिया, शाहरुख खान के बेटे ने। पहले ये बताने में कि नॉन नार्कोटिक के बच्चे को समझ में नहीं आता था कि नार्कोटिक डिपार्टमेंट भी होता है जो ड्रग्स को कंट्रोल करता है। अब समझ में आ जाता है कि ये वो वाली ड्रग नहीं है कि आपके घर पर एनसीबी पहुंच जाएगी। कहां से लाए, सप्लायर कौन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर इसको ले सकते हैं। और ये नॉन अडिक्टिव ड्रग भी है कि गलती से किसी ने तुमको पानी में घोल के पिला दिया एस्प्रिन, उसके बाद तुम पगला गए हो कि लाओ एस्प्रिन लाओ एस्प्रिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉन अडिक्टिव ड्रग है। आगे बात समझ में, तो जैसा तुम समझते हो वो ड्रग नहीं है ये। हर ड्रग मेडिसिन होती है, बस उसका कितने डोज पर इस्तेमाल लिया गया है, इतना सा बात होता है। अब लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद शुरू करेंगे कौन सा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। धन्यवाद।